वेरी वेरी गुड। अब तो रात हो रही है, तो वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एंड वेलकम 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 टू द अमेजिंग अमेजिंग सेशन ऑफ एमटीपी डिस्कशन। चलो हेलो भाई साहब, एमटीपी। चलो जी, और सुनाओ कैसे हो तुम लोग? जल्दी जल्दी बताओ, तैयारी हो रही है? पढ़ाई अच्छे से चल रही है? वेरी 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 गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। वेरी 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 वेरी। गौतम कल परसों तक डल जाएंगे, ठीक है। चलो, सेशन निपटाएंगे बहुत जल्दी, बहुत लंबा चौड़ा सेशन नहीं होने वाला है, ठीक है। बहुत जल्दी सेशन जो है वो आपका खत्म हो जाएगा। और मैं तुमको एक चीज पहले ही क्लैरिफाई कर दूं कि आई विश गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई विश गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलो, टाइम बिना खराब करे फटाफट से मेरी बात सुनो एकदम ध्यान से, ठीक है। लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। दो एमटीपी डिस्कस हम करने वाले इस वीडियो के अंदर। फालतू की बकवास सारी साइड में, सिर्फ इधर ध्यान दो क्योंकि टाइम बहुत कम है, ठीक है। जो बच्चे बाद में रिकॉर्डिंग पे भी देख रहे हैं, टाइम बहुत कम है एक्चुअल में, ठीक है। एक बच्चा बस मैं तुमसे इतना रिक्वेस्ट करूंगा, कोई भी प्लीज यहां पर एक काम करना कि टाइम स्टैम्प बनाकर ऐड कर देना, ताकि उसको अपन पिन कर देंगे कमेंट में, ठीक है। सो प्लीज 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 टाइम स्टैम्प डाल देना, कोई भी एक बच्चा, ठीक है। चलो, और ऐसे पता क्या सोचता है, हर बच्चा सोचता है कि कोई तो डाल ही देगा, मैं क्यों डालूं, तो तुम डाल देना, ठीक है। एटलीस्ट मतलब हेल्प हो जाएगी। चलो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। इनकम टैक्स का ज्ञान बाद में देंगे, पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। दो एमटीपी डिस्कस हम करने वाले हैं, एमटीपी 1 एंड एमटीपी 2, ठीक है। प्लीज लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। और जो अब बोलने जा रहा हूं ना, यहां से तो पिन कर देना और लिख देना कि इंपॉर्टेंट चीज है कुछ। जो एमटीपी 1 है ना, उसके अंदर ऑलमोस्ट, क्या मैं बोलूं, ऑलमोस्ट पुराने क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट क्या मान के चलो, सारे ही पुराने क्वेश्चंस हैं। बस उन्होंने क्या करा है, किसी किसी क्वेश्चन में थोड़ा 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 चेंज कर दिया है। मतलब ऊपर का पूरा जो कंटेंट क्वेश्चन है, केस स्टडी है, वो सेम है। नीचे क्या किया गया है, जो कोई जैसे किसी क्वेश्चन में कुछ रिक्वायरमेंट थी, अब उधर वो बदल दी, थोड़ा सा वो चेंज कर दिया, बस उतना ही चेंज है, ठीक है। अदरवाइज मैं बोलूंगा एमटीपी 1 पूरा हूबहू सेम है जो आपके पुराने क्वेश्चन है, और उसमें आधे से ज्यादा क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डन इन द राइटिंग प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। वो आप ऑलरेडी कर चुके हो, तो मैं अभी पहले वो टाइम नहीं खराब करूंगा, मैं कराऊंगा एमटीपी 2 पहले। क्यों? क्योंकि एमटीपी 2 है धासु, ये लिख के ले लो मेरे से। एमटीपी 2 क्या है? धासु। और धासु का मतलब मेरा कहने से यहां पे ये है कि धासु का मतलब जो है ना, धासु मतलब इसके अंदर ना आपके कौन से वाले क्वेश्चंस है पता है? न्यू न्यू क्वेश्चन। और इन्होंने न्यू क्वेश्चंस बनाए हुए हैं एमटीपी 2 के अंदर, न्यू क्वेश्चंस हैं। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट बताता हूं, न्यू क्वेश्चंस तो चलो एक बात ठीक है, बट कुछ क्वेश्चंस इतने इतने सॉलिड है, मतलब वो बहुत नेक्स्ट लेवल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एंड व्हाट द आंसर्स दे हैव गिवन, सल्यूट। तो एक बार तुमको क्या करना पड़ेगा, एक बार तुमको एमटीपी 2 पूरा करके जाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं तुमसे एक बार ये चाहता हूं, जितने लोग यहां पे चैट पे हैं, व्हाट यू पीपल सजेस्ट। मेरा पर्सनल मानना ऐसा है, पहले एमटीपी 2 करते हैं, उसको अच्छे से टाइम देके समझते हैं, क्योंकि एमटीपी 1 में सिर्फ डिस्कशन है, सिर्फ ओनली आई विल बी डूइंग दिस थिंग कि ये यहां पे था, ये वाला क्वेश्चन था, ये हमने कर लिया था, तो तुमको रिकॉल भी होगा क्योंकि वो क्वेश्चन हम कर चुके हैं। सो आई थिंक दैट इज ओके। पहले 2 करते हैं जिसमें क्वेश्चंस आपके आंसर्स भी मैं पढ़वा देता हूं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस बहुत, कुछ क्या मतलब, कुछ तो बिल्कुल ही एकदम सॉलिड इन्होंने बम्ब गिराए हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बिना आंसर अगर आप देखे गए ना, तो फिर आप आंसर नहीं लिख पाओगे, लिखोगे तो कुछ ऐसा उलट पुलट कर दोगे, कुछ गड़बड़ हो जाएगी। सो व्हाट आई एम प्लानिंग इज, फर्स्टली वी विल गो फॉर एमटीपी 2। लास्ट का जो टाइम रहेगा 10-15 मिनट हम एमटीपी 1 को दे देंगे, जिसमें हम डिस्कशन कर लेंगे, सो दैट कि जो बच्चे रिकॉर्डिंग पे भी देख रहे हैं वो पहले आप एमटीपी 2 कर लेना, और फिर लास्ट में आप क्या करना, एक बार नजर मार लेना बस कि एमटीपी 1 में ये सारे क्वेश्चन हैं, और वो आपने अगर क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करी हुई है, या क्वेश्चन बैंक आपने कहीं भी किसी भी बुक से किया है, किसी भी ऑथर की बुक से किया है, तो आपने वो कर लिया होगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। सुनना मेरी बात। चलो, अब मेरी बात सुनो। सो वी कैन शेड्यूल राइटिंग प्रैक्टिस ऑफ एमटीपी 2। राइटिंग प्रैक्टिस अगर मेरे को लगा एमटीपी 2 का तो देखेंगे, बट अभी अभी इसको डिस्कस कर लो क्योंकि क्वेश्चंस अच्छे हैं, ठीक है। हाँ, मैं ये बोलूंगा कि इसके अंदर जो केस सिनारियोज है ना, उसमें एक केस सिनारियो मुझे ये नया दिखा है, अदरवाइज 2 केस सिनारियो इन्होंने कॉपी मारे हुए हैं,
ये सेम केस सिनेरियो है जो हमने एमसीक्यू वन शॉट किया हुआ है, उसका केस नंबर 21 है। तो जो सेम है मैं वो नहीं कराऊंगा, ये मेरे को बता दो, ठीक है ना, ये कि अगर जो सेम है हम वो दोबारा नहीं करेंगे, उस पर दोबारा दोबारा टाइम हमको नहीं लगाना है, सो दैट कि वीडियो सबसे शॉर्ट रहे, ठीक है, और तुम्हारा टाइम बचे और तुम उतने टाइम में उसको कर सको। प्लीज लेट मी नो दिस थिंग इन द चैट बॉक्स फटाफट। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो फटाफट से लाइक कर दो, शर्म करो शर्म वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हे भगवान, कितने गंदे बच्चे हैं यार, ठीक है ना। तो ये वाला ऑलरेडी आपका केस डन है। अगर आपको याद आ रहा होगा, ये स्टार एलएलपी वाला केस था जिसमें वो 3 पार्टनर थे, इसमें से जो 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर थे वो एक डेजिग्नेटेड पार्टनर चला गया था। तो बताओ फिर इस केस में क्या होगा। सर इस केस में मैं बोलूंगा कि आपको 2 डीपी होने चाहिए, तो एक आपको डीपी और अपॉइंट करना पड़ेगा। ये वाले क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हो, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हो। फिर वो बोल रहे हैं कि बताओ कितने डीपी जो होने चाहिए वो इंडिया के रेजिडेंट होने चाहिए, तो एटलीस्ट एक इंडिविजुअल डीपी रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया का, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बोला इन द गिवन केस सिनेरियो सपोज रिव्यू लिमिटेड आल्सो मोर देन, और एक ही पार्टनर जो है वही चलाता रहता है, तो याद है आपको जो ये सिंगल पार्टनर था यही लायबल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपने ऑलरेडी कर रखा है, इसमें कुछ भी आपको नया करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगेन मैं बोलूंगा ये वाला सेम क्वेश्चन आपको याद भी आ रहा होगा, मैंने एमसीक्यू वाले में भी इसको एलडीआर मार्क कराया हुआ है, ठीक है। अगर नहीं करा है तो आई डोंट नो, जिसने एमसीक्यू वन शॉट नहीं देखा एक बार प्लीज वो 35 के 35 केस सिनेरियोस देख लेना। वेरी हाई प्रोबेबिलिटी इज देयर कि इंस्टीट्यूट उन्हीं में से कोई ना कोई एक केस भी उठा के अगर दे दिया ना तुमको, तो 6-8 नंबर देखे भाले आ गए, तो भाई मजे आ जाएंगे। और क्या किया हुआ मैं बताऊं, एमटीबी वन में इन्होंने क्या करा है, सेम केस उठाया, पूरे क्वेश्चंस कॉपी करे, जैसे 3 केस, मतलब एक केस सिनेरियो में 3 क्वेश्चंस थे, 3 क्वेश्चंस लिखे, फिर नीचे 2 क्वेश्चन और ऐड कर दिए, एक पैराग्राफ ऐड करके, तो तुम घबराना मत कि नया केस बन गया, सेम केस सिनेरियो आया हुआ है, बस उसमें उन्होंने क्या करा है 1-2 क्वेश्चंस और ऐड कर दिए, तो डोंट अफ्रेड ऑफ दैट प्लीज, ठीक है। सेम केस है, सेम केस 28 वाला आपका, तो ये भी आपने किया हुआ है ऑलरेडी, कुछ इसमें नया नहीं है, देयर इज नथिंग न्यू, यू जस्ट हैव टू गो टू द क्या बोलते हैं एमसीक्यू वन शॉट वीडियो, और उसमें आपको केस नंबर 28 पे मिलेगा। उसकी टाइम स्टैम्प्स मैंने बना लिए, मैं उसमें डालूंगा एमसीक्यू वन शॉट वाली वीडियो में, आपके पास सारा केस सिनेरियोस एक साथ खुलेगा ऐसे, मतलब सीधा आपको मिलेगा, 1 पे क्लिक करोगे 1 पे आ जाओगे, 2 पे क्लिक करोगे 2 पे आ जाओगे, ठीक है, वो मैं उधर कर दूंगा तुम्हारे लिए, उसकी टेंशन ना लेना इसके बाद आ जाते हैं इंडिपेंडेंट केस सिनेरियोस पे, और जो पहला वाला केस सिनेरियो है वो नया वाला है, तो वो पढ़ लेते हैं एक बार, जरा मेरी बात सुनना, मैं फटाफट से, मैंने सारी वर्किंग करके रखी है ताकि टाइम खराब ना हो, ठीक है। और ये वाली जो दोनों पीडीएफ्स हैं विद वर्किंग वाली टेलीग्राम में डल जाएगी, टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे आप चले जाना, आपको ये पीडीएफ वहां पे मिलेगी, ठीक है, ठीक है सर। सुनना, मैराथन का साक्ष्य अभी टेलीग्राम में डिस्कस करेंगे, अभी इधर ध्यान दो प्लीज। एक कंपनी है ब्रिलियंट कंपनी लिमिटेड, उसकी एग्जिस्टिंग पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है 100 करोड़, ठीक है। ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स इट हैज ऑलरेडी इशूड स्वेट इक्विटी शेयर ऑफ 20 करोड़, कंपनी ऑलरेडी 20 करोड़ के स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर चुकी है, अब कंपनी एडिशनल 10 करोड़ के इशू करना चाहती है। तो क्या मैं बोलूं सेक्शन नंबर 54 जब स्वेट इक्विटी की बात करता है तो वो ये बोलता है कि आप एक फाइनेंशियल ईयर में 15% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल और 5 करोड़ विच एवर इज हायर कर सकते हो, और ओवरऑल अगर मैं बात करूंगा तो ओवरऑल आप 25% कर सकते हो ऑफ द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, यस और नो, यस सर। तो अगर मैं बोलूं 100 करोड़ की कैपिटल है, इसका 25% करूंगा तो वो निकल के आएगा 25 करोड़। तो क्या मैं बोलूं आप 10 करोड़ के ऑलरेडी इशू कर चुके हो, आप 10 करोड़ के ऑलरेडी इशू, आप सॉरी 20 करोड़ के ऑलरेडी इशू कर चुके हो, अब आप चाह रहे हो कि आप 10 करोड़ के और इशू करो, तो यार ऐसे थोड़ी हो सकता है। आप 20 के इशू कर चुके हो, 25 आप टोटल कर सकते हो, तो अब आप 5 के इशू कर सकते हो, 10 करोड़ के तो इशू नहीं कर सकते। तो कंपनी कैन इशू मैक्सिमम अप टू 5 करोड़ टू मेंटेन द प्रिस्क्राइब लिमिट, इज इट क्लियर? यस सर। चलते जाओ फटाफट। फिर दूसरा क्वेश्चन बोलता है दूसरा क्वेश्चन बोलता है, इसका ऊपर से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कंपनी रिफ्यूज टू इशू अ शेयर सर्टिफिकेट टू मिस्टर अनुज बीइंग अ जॉइंट शेयर होल्डर, Is it Mr. Anuj's right to get the share certificate issued in his name? No. जब आपके पास ज्वाइंट शेयर होल्डिंग होती है तो आपको एक ही शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको दो शेयर सर्टिफिकेट नहीं मिलेंगे, सेक्शन 46 रेड विद रूल। तो भैया जो है, भैया को ज्वाइंट शेयर होल्डर के केस में सिर्फ और सिर्फ एक ही क्या मिलेगा, शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू अ टेक्निकल एरर, मार्क कर लेना, यही क्वेश्चन का आधार है, ठीक है। दिस इज द ओनली आधार ऑफ दिस क्वेश्चन, इस प्रश्न का आधार ये रहा, टेक्निकल एरर। अगर टेक्निकल एरर की वजह से एजीएम का नोटिस जो है वो अनडिलीवरेबल हो जाता है टू द फ्यू मेंबर, यानी कुछ मेंबर को वो नोटिस नहीं जा पाया, तो क्या इसका इंपैक्ट पड़ेगा प्रोसीडिंग्स पे? क्या ये इनवैलिडेट कर देगा? नहीं, क्योंकि 101 नोटिस वाले सेक्शन में ये लिखी हुई है बात कि अगर सर मान लो कि हमारे किसी अनइंटेंशनल रीजन की वजह से नहीं जा पाता तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा।
तो मैं बोलूंगा इसका आंसर रहेगा बी, अनइंटेंशनल फेलियर मीटिंग को इनवैलिडेट नहीं करेगा, राइट। फिर उसके बाद बोलता है कंपनी वांट्स टू डिक्लेयर द डिविडेंड एट द रेट ऑफ 15% आउट ऑफ फ्री रिजर्व। ऊपर देख लो कि इसमें क्वेश्चन में क्या बला दी हुई है, ये रहा, ये क्वेश्चन 4 से डील करेगा, रिलेटेड टू क्वेश्चन 4। इन्होंने कुछ नहीं बकवास करी है, मैं बता देता हूं क्या है। कंपनी ने ना डिविडेंड डिक्लेयर करा 15% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2025। थोड़ी पुरानी कहानी बता रहा है, कंपनी के पास प्रॉफिट्स नहीं है, फिर भी कंपनी चाह रही है 15% डिविडेंड बांटना, बांटो, किसने मना करा है। कंपनी हैड डिक्लेयर्ड द डिविडेंड ऑफ 10% इन द फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल 10% बांटा था, अब चाहती है 15% बांटे, ऑल्दो प्रॉफिट नहीं है बट फ्री रिजर्व में से बांटना चाहते हैं, तो बांट सकते हैं, नहीं बांट सकते हैं, बांट सकते हैं, तुमको कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी बस। तो तुमको किसने रोका, बांटो। तो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, 15% बांट सकते हो, इवन इफ आपके पास प्रॉफिट ना भी हो तो भी बांट सकते हो, पर मैं बोलूंगा आपको कंडीशंस प्रिस्क्राइब करनी पड़ेंगी जो एक्ट और रूल्स में दी हुई हैं। फिर उसके बाद सेक्शन 18 का 118 का मिनट्स का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अगर मान लो बाय विच डेट इज द कंपनी लीगली रिक्वायर्ड टू फर्निश मिस्टर दत्ता अ कॉपी ऑफ मिनट, अगर वो मिनट्स की कॉपी लेना चाहता है तो वो बंदे को मिनट्स की कॉपी कितने दिन में मिल जाएगी। मैंने बोला सर उसको मिनट्स की कॉपी मिल जाएगी विद इन 7 डेज, विद इन 7 वर्किंग डेज उसको क्या मिल जाएगी, मिनट्स की कॉपी मिल जाएगी। तो ये वाला केस सिनेरियो इन्होंने नया डाला है जो तुमको केस वाले वन शॉट में नहीं था, ठीक है। दिस इज द न्यू केस सिनेरियो दैट आई हैव डिस्कस्ड। ये सेकंड वाला ऑलरेडी डन है तो इसको स्किप करेंगे, थर्ड वाला भी ऑलरेडी डन है तो इसको स्किप करेंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाओ इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज पे। क्वेश्चन नंबर 12 फुद्दू क्वेश्चन है, मार्क कर लेना फालतू, ठीक है, इजी है, मतलब इजी, बेसिकली आई एम टॉकिंग इजी, ठीक है, ठीक है सर। ये क्या बोल रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है उन्होंने पिछले 5 साल का डिविडेंड बांटा है दिस 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 दिस, हम पिछले 3 लेते हैं। ये वाले क्वेश्चंस में तुमको अभी ऐसा लग रहा होगा सर यार ये गलती थोड़ी हम करेंगे, ठीक है बेटा, मैं भी इन्हीं सब चीजों से निकला हूं, ठीक है, सास भी कभी बहू थी। तो एक चीज ध्यान रखना, जो समझा रहा हूं ना, कभी कभी हमको ऐसा लगता है जो चीज हम थ्रू आउट हमारी स्टडीज के थ्रू आउट हम गलती नहीं करते ना, वो गलती हम सीधा जाकर एग्जाम में करते हैं। एंड दिस इज आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस्ड, दिस इज आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। तो मैं आपको ये चीज बोल रहा हूं, प्लीज मेक दिस थिंग वेरी क्लियर इन योर माइंड दैट यू मस्ट बी वेरी 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 कॉन्सेंट्रेटेड कि आप अच्छे से पढ़ना, ठीक है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना। ये क्वेश्चन बोलता है अभी वाला फाइनेंशियल ईयर है जो 24 को खत्म हुआ है, तो 23-24, 22-23, 21-22 मेरे लिए ये 3 रेट रेलेवेंट है, ये 3 नहीं है। पेपर में प्रेशर में आकर बच्चा जल्दी जल्दी में 8, 9 और 12 ले लेता है। आप बोलोगे नहीं सर नहीं लेंगे, मैं बता रहा हूं हो जाता है, ठीक है। और ये चीजें गलतियां मेरे से भी हुई हैं व्हेन आई वाज इन क्लास 12th, व्हेन आई वाज इन क्लास 12th ना, तो थ्रू आउट माई स्टडीज आई नेवर यूज्ड टू डू P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस जो होता है ना P&L अकाउंट का लॉस, दैट इज उसको पार्टनर कैपिटल अकाउंट से डेबिट करते थे, कभी उसको क्रेडिट नहीं करा, और सिर्फ एग्जाम वाले दिन उसको क्या किया था, इधर डाल दिया क्रेडिट साइड पे। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई गलती आप कर देते हो, तो प्लीज मेक दिस थिंग क्लियर, है ना। तो ये 3 रेट आपके होंगे, इन तीनों को टोटल करोगे 33% आएगा, इसको डिवाइड करोगे 3 से, आंसर विल बी 11। आगे चलो, इंट्रेंचमेंट एनहांस द प्रोटेक्शन एबीसी लिमिटेड कैन एग्जिस्टिंग प्राइवेट कंपनी, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है तो उसको अगर अपने आर्टिकल्स में एंट्रेंचमेंट क्लॉज डालना है तो क्या करना पड़ेगा सर, सारे मेंबर की कंसेंट लेनी पड़ेगी, सारे मेंबर की कंसेंट लेनी पड़ेगी, ठीक है सर। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, और मैंने पहले लिखा हुआ है प्लीज डेट से बचो, वो तुम्हें पागल बनाएंगे, तुम्हें पागल बनने का नहीं, ठीक है। आईसीआई अगले अटेम्प्ट में फिर बुलाएगा मगर जानेगा नहीं, ठीक है। अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो फिर फंस जाओगे। इसने बोला है कि एक बंदा इंडिया में 22-23 में 182 डेज से कम रहा, ठीक है। 1 अप्रैल 2023 को इंडिया आ गया फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, और 30 अप्रैल 2024 को इंडिया से गया। तुम्हारे दिमाग में घंटियां बजेंगी कि 1 अप्रैल 2023 को आया, 30 अप्रैल को चला गया, अरे 24 को गया है, 30 अप्रैल 2024 को गया है, यानी वो बंदा पूरा फाइनेंशियल ईयर निपटा के गया भाई। 31 मार्च 2024 को ईयर खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद 30 अप्रैल 2024 को वो बंदा जा रहा है, डजेंट मैटर। वो बोलता है 23-24 तो पूरा साल रहा ना यहाँ पे, तो 23-24 का फाइनेंशियल ईयर, 23-24 का उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा, बिकॉज ही केम इनटू इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, सो ही विल बी कंसीडर्ड एज रेजिडेंट बिकॉज ऑफ 365 डेज। हालांकि भगाओ इस 365 को, मैं बोल रहा हूं वो रेजिडेंट है क्योंकि वो बिजनेस पर्पस से आया था 1 अप्रैल 2023 को। तुम्हें 365 नहीं देखना, यू हैव टू टेक कि वो रेजिडेंट है बंदा, बात खत्म। समझ में आई मेरी बात? यस सर। 15th क्वेश्चन पे आओ, मैंने खुद से लिखा हुआ है नाइस एमसीक्यू। वाई नाइस एमसीक्यू? क्योंकि इसमें एक रेसिडेंशियल स्टेटस का कॉन्सेप्ट चेक हो रहा है तुम्हारा। सुनना, आफ्टर 5 years of stay in USA, Mr. Amar came to India at his paternal place in New Delhi on 25th of October 2022.
फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस। अब ये बंदा बिजनेस के लिए आया, तो मैं बोलूं जैसे ही 25 अक्टूबर 2022 को आया, यानी ये फाइनेंशियल ईयर 22-23 पड़ेगा, उसमें आया ये। और क्योंकि बिजनेस करने आया अपने दो फ्रेंड्स के साथ, राजेश और सोमेश के साथ, तो और 10 लाख की कैपिटल भी लेके आया, तो मैं बोलूं जो मर्जी लाया हो भाई, तू बिजनेस के लिए आया ना, तो पीआरआई है, तू क्या बन जाएगा, पीआरआई बन जाएगा। और इसने क्या करा, इसने एक प्रोप्राइटरी बिजनेस स्टार्ट करा ब्रास वगैरह या ज्वेलरी बेचने का, ठीक है। और इसने क्या करा, मैन्युफैक्चरर्स थे मुरादाबाद में, वहां से सामान खरीदता था, फालतू का ज्ञान है। विद इन अ पीरियड ऑफ 2 months आफ्टर इज अराइवल फ्रॉम यूएसए, इसने एक ब्रांच एस्टैब्लिश कर दी इंडिया के बाहर। तो ये भी पीआरआई होती है। अगर कोई ब्रांच, कोई ऑफिस, कोई एजेंसी इंडिया के बाहर सिचुएटेड है, बट वो ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय पीआरआई है ना, तो वो ब्रांच भी क्या मानी जाएगी, पीआरआई मानी जाएगी। तो बोलते हैं बताओ कि अमर का और उस ब्रांच का फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा, मैं बोलूंगा दोनों पीआरआई, दोनों पीआरआई माने जाएंगे सर। फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 अमर एंड हिज ब्रांच बोथ विल बी कंसिडर्ड एज पीआरआई। क्या यहां तक मेरी बात क्लियर आ गई? एक बार लिख दो सर, डन डनाडन डन। यहां तक हो जाते हैं एमसीक्यू खत्म फॉर एमटीपी 2। नाउ वी विल स्टार्ट विद द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन एंड ट्रस्ट मी यू विल लव द क्वेश्चंस, ठीक है। बहुत अच्छी फ्रेमिंग है, एक दो भी इस अटेम्प्ट में रिपीट हो जाते हैं, बट विद इन कमिंग अटेम्प्ट्स ना, सितंबर जनवरी, यू मस्ट बी सीइंग दिस क्वेश्चंस। आप तो नहीं देखो, मैं बोलूंगा, ठीक है, तुम तो नहीं देखना ये, पर ये तुमको दिखेंगे, ठीक है। पहले मैं शुरू में ना क्या कर रहा था, हर क्वेश्चन के आगे लिख रहा था न्यू वन अगेन न्यू वन, देन आई गॉट टू नो कि इसमें सारे ही न्यू है और अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्धा लिमिटेड, अ टेक्सटाइल कंपनी, हैड इशूड 5 लाख प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच इन 2015। इन्होंने क्या करा, इन्होंने 5 लाख प्रेफरेंस शेयर इशू करे 100 रुपए वाले, राइट सर, विच आर नाउ ड्यू फॉर रिडम्पशन इन द ईयर 2025। तो 2015 में इशू करे थे, 10 साल बाद रिडम्पशन करनी है। कंपनी के पास रिटेन्ड अर्निंग है 3 करोड़ की और फ्री रिजर्व पड़े हैं 2 करोड़ के, मार्क कर लो। कंपनी के पास रिटेन्ड अर्निंग है 3 करोड़ की और फ्री रिजर्व पड़े हैं 2 करोड़ के, तो मैं बोलूं ओवरऑल फ्री रिजर्व हो गए 5 करोड़ के, एक तरीके से टोटल मिला के फ्री रिजर्व में बोल दूंगा दिस इज 5 CR। बीइंग एन एक्सपर्ट यू आर आस्क्ड टू रिकमेंड द पॉसिबल ऑप्शंस। ऑप्शंस पूछ रहे हैं आपसे कि बताओ दैट द मैनेजमेंट कैन अवेल एज रिगार्ड रिडम्पशन ऑफ शेयर्स अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो इस पर सेक्शन लगता है सर 55, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर या प्रेफरेंस शेयर का सेक्शन हो जाएगा 55। और वो बोल रहा है 55 के हिसाब से बताओ कंपनी के पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो क्या मैं बोलूं, अगर आपको प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने होते हैं तो यू कैन रिडीम आउट ऑफ द प्रॉफिट्स, या फिर यू कैन रिडीम ऑल्सो आउट ऑफ द फ्रेश इशू। आप फ्रेश इशू से भी कर सकते हो, पर अगर आप फ्री रिजर्व से करते हो, तो अगर फ्री रिजर्व से करते हो तो जितने अमाउंट का रिडम्पशन होगा, उतने जितने शेयर्स का रिडम्पशन होना है, उनकी नॉमिनल वैल्यू के इक्विवेलेंट आपको सीआरआर क्रिएट करना होता है। और सीआरआर आपको क्रिएट नहीं करना अगर आप फ्रेश इशू से रिडीम कर देते हो तो। यस यस यस, एक बार बोल दो यस सर, यस सर। हमको फ्री रिजर्व से अगर इशू करने हैं, फ्री रिजर्व से सॉरी रिडम्पशन करनी है, देन ओनली वी विल बी नीडिंग टू क्रिएट अ सीआरआर। अगर हम फ्री रिजर्व से नहीं कर रहे तो हमको सीआरआर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आंसर पे आओ, आंसर पे आओ। फर्स्ट आंसर, द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज गवर्न्ड बाय सेक्शन 55 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट, जो कि कंडीशंस बताता है। इन द गिवन केस द कंपनी कैन रिडीम द प्रेफरेंस शेयर आउट ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज। या तो आप प्रॉफिट से कर सकते हो, या फिर आप फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ अ फ्रेश इशू कर सकते हो। यस प्लीज, यस सर। सिंस द कंपनी हैज रिटेन्ड अर्निंग 3 करोड़, फ्री रिजर्व 2 करोड़, तो कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी इसको यूज कर सकती है। सिर्फ लैंग्वेज है भाई, मैं बता रहा हूं इन सारे क्वेश्चंस के अंदर ना, व्हाट आई फाउंड दैट हाउ टू प्रेजेंट द आंसर, ने इन्होंने कुछ आंसर्स बड़े अच्छे फ्रेम करे हैं, तो प्लीज थोड़ा सा इनको जरूर देखना, बार बार मैं तुमको बोल रहा हूं। ऑल्टरनेटिवली कंपनी क्या कर सकती थी, फ्रेश इशू भी ला सकती थी। क्या कर सकती थी, फ्रेश इशू भी ला सकती थी, ठीक है सर। आगे चलना। वेयर द शेयर्स आर प्रपोज टू बी रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट, जब आप आउट ऑफ प्रॉफिट करते हो तो आपको इक्विवेलेंट अमाउंट का सीआरआर बनाना पड़ेगा, जितना आपका नॉमिनल वैल्यू रिडम्पशन हो रहा है उतने के हिसाब से। अकॉर्डिंगली अगर कंपनी 5 करोड़ पूरा फ्री रिजर्व से यूज करती है, यानी रिटेन्ड और फ्री, तो पूरे 5 करोड़ का कंपनी को क्या बनाना पड़ेगा, सीआरआर बनाना पड़ेगा। पर अगर कंपनी फ्रेश इशू करती है तो फिर कंपनी को सीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्रेश इशू वाले केस में तो फ्रेश कैपिटल आएगी, उसी से हम रिडम्पशन कर देंगे, तो वी डू नॉट नीड टू क्रिएट अ सीआरआर। इन द प्रेजेंट केस कंपनी के पास 2 ऑप्शंस है। पहला, रिजर्व में से यूज कर सकते हो 5 करोड़, बट उसके लिए पहले आपको सीआरआर बनाना पड़ेगा। और दूसरा, फ्रेश इशू दे सकते हो इक्विटी शेयर का, उसके लिए सीआरआर बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन सिंपल है, बट मुद्दा ये है आंसर क्या लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चंस ऐसे हैं, एमटीपी 2 के क्वेश्चंस ऐसे हैं कि अगर आप देखे बिना गए ना तो फंसोगे, बस मैं ये बोल रहा हूं। तो एटलीस्ट एक बार देख लोगे तो कर लोगे, टफ कुछ नहीं है। इतनी प्रैक्टिस मैंने तुम्हें करा दी है ना, और इतने रिवीजन्स कर चुके हो, मेरे हिसाब से टफ कुछ भी नहीं है, बस ये देखना जरूरी है, ठीक है। गॉट इट, यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। अगेन न्यू एंड गुड क्वेश्चन, मस्ट सी हाउ दे हैव गिवन द आंसर। ठीक है, मैंने साथ साथ सबके लिखा हुआ है, तो प्लीज ये अपने पास रखना पीडीएफ। ग्रीन लिमिटेड, अ पावर जनरेटिंग कंपनी, अट्रैक्टेड न्यूमरस इन्वेस्टर्स ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल। कंपनी में बहुत तगड़ा ग्रोथ पोटेंशियल था। शेयर कैपिटल से, यस, एमटीपी 2 में शेयर कैपिटल से 2-3 क्वेश्चन पूछे में, यस यस यस। ठीक है, लास्ट में शुभ इस बारे में बात करेंगे। थैंक यू आशीष। मिस्टर अर्जू, अच्छा जो ये ग्रीन लिमिटेड कंपनी है ना, इसने क्या करा, बहुत सारे शेयर होल्डर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करा, क्योंकि इस कंपनी में बहुत अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल है। ठीक है सर। मिस्टर अर्जू, वन ऑफ द इन्वेस्टर परचेज्ड अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ शेयर्स इन ग्रीन लिमिटेड। इस बंदे ने बहुत सारे शेयर्स खरीद लिए ग्रीन लिमिटेड में, और इसको लगा कि कंपनी से मुझे क्या मिलेगा, रिटर्न मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। मेरे को तो डिविडेंड मिलता रहेगा, बहुत अच्छे। ओवर द ईयर्स ग्रीन लिमिटेड परफॉर्म वेल एंड कंसिस्टेंटली डिक्लेयर्ड द डिविडेंड। कंपनी ने अच्छा परफॉर्म भी करा, कंपनी को प्रॉफिट्स भी हुए, कंपनी ने डिविडेंड भी बांटा। However, in the year 2023-24, despite reporting profits, the board of director, यानी प्रॉफिट्स हुए डिस्पाइट रिपोर्टिंग प्रॉफिट, कंपनी को प्रॉफिट हुआ, फिर भी कंपनी चाह रही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोले कि हमको डिविडेंड नहीं बांटना, क्योंकि हम इसको री इन्वेस्ट करना चाहते हैं फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन। तो ठीक है ना, कहीं भी कंपनी लॉ में ऐसा थोड़ी लिखा हुआ है कि तुमको मैंडेटरली डिविडेंड बांटना ही बांटना है। अरे नहीं बांटना, हमको ये पैसा लगाना है कहां पे, अर्निंग्स को आगे री इन्वेस्ट करना है, ताकि हम और ग्रोथ कर सकें। Seeing this, Mr. Arju argued that as a shareholder, he had an absolute right. कहां दिया है, किसने दिया तुमको absolute right? Who gave you this absolute right? नहीं है ऐसा कोई right. He believed that since the company was in profitable state, तो dividend should be mandatorily distributed. Dividend क्या होना चाहिए, mandatorily distribute होना चाहिए, पर ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा लॉ में। He raised his concern at the AGM, questioning the board decision, looking at the given scenario, assess the argument of the Mr. Arju. बताओ बंदे का आर्ग्यूमेंट सही है या गलत है? मैं बोलूंगा एकदम गलत है। ये बंदा एकदम बेवकूफ है, अर्जू जो है बिल्कुल पागल है, क्योंकि इसका जो कंटेंशन है वो गलत है। लिखो क्यों, लिखो क्यों। अब मेरी बात सुनना, वो कितने गया, ये रहा, पढ़ो। सेक्शन 2 क्लॉज 35। अब ये मुझे नहीं पता, ठीक है, ये लाइन मुझसे मत पूछना कि सर ये कहां से आई है, एमसी की वेबसाइट पे जाके देख लेना, आईसीए वाले पागल है, ठीक है, कुछ भी लिख देते हैं, आई डोंट नो ये कहां से डेफिनेशन उठी है, आई डोंट नो, प्लीज मेरे को मत बोलना। यहां पर सेक्शन 2 क्लॉज 35 में डेफिनेशन दी हुई है, डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड, दैट्स इट, नथिंग एल्स इज गिवन। ये कहां से लाए हैं, ये जनरल डेफिनेशन उठा के इन्होंने लिख दी है। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा पर्सनल ऐसा मानना है, मेरा व्यू पॉइंट, शायद यहां पर ये लिखना चाहते थे, सेक्शन 2 क्लॉज 35 डिफाइंस डिविडेंड, और डिविडेंड का मतलब एक जनरल मीनिंग ये होता है, बट लॉ में 2 क्लॉज 35 में डिविडेंड की ये वाली डेफिनेशन नहीं है। अब ये आईसीआई कहां से उठा के आया है, आई डोंट नो, ठीक है, सो एलबीएच, ठीक है, रट्टा मार लो। द अबव स्टेटमेंट इंप्लाइज दैट द शेयर होल्डर डू नॉट हैव एन इनहेरेंट और गारंटेड राइट टू रिसीव द डिविडेंड फ्रॉम द कंपनी। तो ऊपर क्लियरली हमको ये पता चलता है कि भैया आईसीआई सस्ते नशे करके बैठा है। अबे तुम पढ़ लो भाई। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्लियरली बता रही है कि आपको क्या नहीं करना, आपको डिविडेंड, कोई ऐसा इनहेरेंट राइट नहीं होता शेयर होल्डर का। द डिसीजन टू डिक्लेयर द डिविडेंड लाइज विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर है कि वो डिविडेंड बांटना चाहते हैं या नहीं बांटना चाहते हैं। टू शेयर होल्डर अप्रूवल एंड लीगल प्रोविजन, ठीक है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज द अथॉरिटी टू रिकमेंड द डिविडेंड, क्योंकि फाइनल डिविडेंड बोर्ड रिकमेंड करता है, शेयर होल्डर्स अप्रूव करते हैं। सो कंपनी कैन डिक्लेयर डिविडेंड ओनली आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व्स एंड मनी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट ने ग्रांट के लिए क्या किया था, गारंटी किया था आपको कि हम आपको देंगे, ठीक है। हाँ लिख सकते हैं, यस 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 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। बिफोर डिक्लेयरिंग अ डिविडेंड कंपनी मस्ट सेट असाइड अ परसेंटेज। अब यहां क्या लिखा है, मस्ट सेट असाइड, मेरे को तो ये भी, अब क्या लिख रहा है, इफ रिक्वायर्ड, मस्ट सेट असाइड। अरे कंपनी की डिस्क्रिशन होती है कि कंपनी को करना है ट्रांसफर तो कर दे परसेंटेज रिजर्व में, नहीं करना ना करे। अब मस्ट का मीनिंग में क्या निकालूं, जनरल क्लॉज एक्ट में, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में तुम लिख के बैठे हो मस्ट का मतलब होता है वर्ड ऑफ कमांड, तो मस्ट का मतलब करना ही पड़ेगा, तो ये तो नहीं होता। तो इसको सिंपल लाइन आप ऐसे भी लिख सकते हो, बिफोर डिक्लेयरिंग डिविडेंड इफ द कंपनी वांट टू सेट असाइड अ स्पेसिफाइड परसेंटेज टू द रिजर्व्स देन द कंपनी कैन डू सो। ऐसे लिखो, भगाओ इस लाइन को, तुम ऐसे लिखो जैसे मैं बोल रहा हूं, ठीक है। यहां मस्ट का मतलब ये नहीं निकलेगा कि मैंडेटरी करना है, ये तो मेरे को तो यही पढ़ के यही नजर आ रहा है। शेयर होल्डर्स कैन अप्रूव द डिविडेंड रिकमेंडेड बाय द बोर्ड बट दे कैन नॉट डिमांड अ हायर डिविडेंड। ये लाइन ठीक है कि ठीक है, शेयर होल्डर जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो
अप्रूव कर सकते हैं जितना बोर्ड ने बताया, बट उसको बढ़ा नहीं सकते। सो द बोर्ड में डिक्लेयर एन इंटरिम डिविडेंड, फिर अब इंटरिम पे भी आ गया। अगर डिविडेंड रिमेन रहता है अनपेड फॉर 30 डेज, द कंपनी मस्ट ट्रांसफर देम। पता नहीं सब लिख दिया है, इनका ऐसा मन करा है कि डिविडेंड के बारे में जो पता है ना हमें वो लिख दो, ठीक है। मतलब वो वाला हिसाब हो जाता है ना कि हमको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है और हमको कुछ भी लिखना है, ठीक है। हाँ बस वही वाला हिसाब है, साडा कुत्ता टॉमी जो भी होता है। देयर बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड इज सब्जेक्ट टू अ मल्टीपल कंसिडरेशन। तो बोल रहे हैं डिविडेंड का बांटना एक चीज पर निर्भर नहीं करता, कई चीजों पर निर्भर करता है। उसकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, लीगल कंप्लायंस, बोर्ड डिस्क्रिशन। तो ये क्वेश्चन ना मैं बोलूंगा एक जनरल क्वेश्चन है, दिस इज अ जनरल क्वेश्चन, समझ रहे हो। तो ये आंसर ऐसे ही लिखना पड़ेगा आपको भी। वो एक जनरलिटी क्वेश्चन पूछ रहा है, बताओ कि एक बंदे का एब्सोल्यूट राइट, क्योंकि कहीं सेक्शन में तो ऐसा कोई सेक्शन बना नहीं हुआ जहां ये चीज लिखी हुई हो कि एक बंदे का जनरल राइट होता है या नहीं होता, एब्सोल्यूट राइट होता है नहीं होता, ऐसा कहीं नहीं लिखा। तो दिस इज अ जनरल क्वेश्चन, राइट। आपको ऐसे ही लिख के आना पड़ेगा। वो बंदा जो मांग रहा है वो क्या है, इन अप्रोप्रिएट है, उसका आर्ग्यूमेंट जो है वो गलत है, ठीक है। वो क्या है, आर्ग्यूमेंट जो है वो गलत है, दिस इज इनवैलिड, राइट। राइट सर। चलो दीपांशी कह रही ये तो कर ही लेंगे, इसका तो हमें एक्सपीरियंस है। एक वर्ड बताओ भाई, 2.5 पेज लिख देगा, वो तो हमें आता ही है, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन फेमा का क्वेश्चन है, अगेन नया क्वेश्चन है बट इजी है, ठीक है। ये उतना टेढ़ा क्वेश्चन नहीं है, इजी है। जॉन भैया, एक जॉन फॉरेन नेशनल है, बाहर का बंदा है, इंडिया में एग्रीकल्चरल लैंड खरीदना चाहते हैं, बताओ खरीद सकते हैं नहीं खरीद सकता। मैं बोलूंगा प्रोहिबिटेड है। क्यों सर, कोई भी बाहर का बंदा पीआरओआई उसको परमिसिबल नहीं होता इंडिया के अंदर क्या करना, रियल एस्टेट वाले सेक्टर में कुछ किसी भी ऐसी कंपनी, प्रोप्राइटर फॉर्म, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न या फर्म, किसी के भी अंदर ऐसा पैसा डालना जो रियल एस्टेट धंधे में हो। तो ये बंदा एग्रीकल्चरल लैंड यहां पे नहीं खरीद सकता। ओ, एग्रीकल्चरल लैंड, प्लांटेशन एक्टिविटीज ये सब करना मना है, हमारा काम है, तुम बाढ़ में जाओ, ठीक है। मना होता है, प्रोहिबिटेड है। पर वो यहां पर एफडी अकाउंट खोलना चाहता है, ओपन एफडी अकाउंट इन इंडियन बैंक यूजिंग फॉरेन करेंसी, ये खोल सकता है। हाँ, तो यहां पर कुछ इन्होंने अकाउंट के नाम बताए हुए, वो एक बार देख लेना कि इन्होंने कौन से अकाउंट के नाम बताए। ये अकाउंट आप क्या कर सकते हो, खोल सकते हो। वो कुछ नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, सी दिस। तो ये बंदा एग्रीकल्चरल लैंड नहीं खरीद सकता, प्रोहिबिटेड है। बट यहां पर आप क्या कर सकते हो, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट या फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट इंडिया में खोल सकते हो, ये आपको अलाउड होगा, राइट। राइट सर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपको, इसके क्वेश्चंस अच्छे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं तुमको। अ कंपनी न्यू बट मैनेजेबल, ठीक है। अ कंपनी इंटेंड टू होल्ड इट्स एजीएम ऑन शॉर्टर नोटिस ड्यू टू अर्जेंट बिजनेस रिक्वायरमेंट। However, some shareholder argued that their large shareholding should grant them greater influence in approving the short notice. बोल रहे जिनकी जो लार्ज शेयर होल्डिंग है ना, वो ज्यादा इंफ्लुएंस डालेगी इन अप्रूविंग द शॉर्टर नोटिस बेस्ड ऑन द कंपनीज एक्ट, क्लैरिफाई वेदर देयर आर्गुमेंट इज वैलिड एंड सब्सटैंशिएट व्हाई द नंबर ऑफ शेयर होल्डर मैटर्स मोर देन द नंबर ऑफ शेयर दे होल्ड इन सच केसेस। अब तुमको ऐसा लगेगा, हे माँ माता जी क्या ही पूछ लिया इसने हमसे, और ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो तुम लिख भी ना पाओ। कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपसे शॉर्टर नोटिस का क्वेश्चन पूछा गया। अब आप सारे चैट पे लिख रहे हो 95%, तुम्हें याद आ गया कि एजीएम के केस में 95% वोटिंग राइट वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 101 सबसेक्शन 1 है, हमको सब याद है लॉ में। बट पंगा कहां फंस रहा है, लैंग्वेज। क्वेश्चन तुम्हें फंसाएगा कहां पे, लैंग्वेज में, और वो इसने करा है। अब पकड़ तो लिया ना तुमने आंसर, यहां क्यों पकड़ लिया, क्योंकि तुम यहां पर इतना थोड़ा सा फ्री माइंड के साथ पढ़ पाए क्वेश्चन को। पेपर में क्या होता है, हो के चक्कर में तुमको आंसर ही नहीं याद आता। कुछ समझे? हाँ सर, पढ़ो आंसर को। राम राम जी, राम राम। पढ़ो आंसर। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस कंपनी मस्ट प्रोवाइड शेयरहोल्डर विद अ स्टैट्यूटरी नोटिस, बट एज पर सेक्शन 101 कंपनी कैन कन्वीन एजीएम ऑन अ शॉर्टर नोटिस। और कुछ स्पेसिफाइड परसेंटेज होती है, अगर वो लोग अग्री कर जाए तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप शॉर्टर नोटिस पे एजीएम बुला सकते हो। An AGM may be conducted on a shorter notice if at least 95% of members entitled to vote consent in writing or through electronic means. EGM के अंदर क्या होता है, EGM के अंदर where both the number of member and their shareholding percentage are considered, वहां ड्यूअल कंडीशन होती है, वहां पर आप पर्सन भी देखते हो और वोटिंग राइट भी देखते हो। वहां पर आप पर्सन भी देखते हो और वोटिंग राइट भी देखते हो। हेंस दिस प्रोविजन एंश्योर्स दैट एन एजीएम और अदर जनरल मीटिंग कैन बी हेल्ड ऑन ओनली व्हेन अ मेजॉरिटी ऑफ शेयरहोल्डर अग्री, thereby preventing any unfair advantage to a small group of shareholder or a board of director.
It strikes a balance and flexibility to deal with the urgent company matters as well as to protect the shareholder right. Again, I will say a general question. बाउंसर फेंक के मारा कि सीधा तुमको 95% तो याद रहेगा, बट जनरलिटी पैराग्राफ जरूर घुसाया गया बीच में, जहां पर वो ये बोल रहा है, क्योंकि यही इस क्वेश्चन के आंसर का बेस है, ध्यान रखना। वो बोल रहा था बताओ कि लार्जर शेयर होल्डिंग जो होती है वो इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है, इतने लोग परसेंटेज जो होंगे इतने लोग हाँ करेंगे, बट हम ये भी इंश्योर करते हैं कि जो स्मॉल ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर है उन्हें कोई नुकसान ना हो, एंड एक बैलेंस और फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करके हम ये काम करते हैं। सो इन केस ऑफ एन एजीएम द आर्ग्यूमेंट ऑफ लार्जर शेयर होल्डर हैविंग मोर इन्फ्लुएंस इज इनवैलिड। वो बोल रहे हैं कि हम जो क्या बोलते हैं, जो लार्ज शेयर होल्डर है ना, हमारा इन्फ्लुएंस है। अरे नहीं भाई, ठीक है, इट शुड बी अ बैलेंस एंड कंपनीज एक्ट प्रायोरिटाइजेस शेयर होल्डर कंसेंसस ओवर शेयर होल्डिंग परसेंटेज फॉर शॉर्टर नोटिस अप्रूवल। हमको शेयर होल्डर्स, बंदों की कंसेंट चाहिए होती है इंस्टेड ऑफ परसेंटेज की, तो इसके लिए हमको क्या लगाना पड़ता है, यहां पर शॉर्टर नोटिस प्रोविजन लगाना पड़ता है। नाउ यू विल सी इफ यू विल appearing this question directly in the examination na, you will not be able to write it unless and until you must have not watched it once। अगर आपने एक बार नहीं देखा ना, आप नहीं लिख पाओगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस मैं बोलूंगा एक बार प्लीज दोबारा करना, MTP2 पक्का दोबारा करके जाना, और मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कोई भी एक क्वेश्चन टपक गया ना बेटा भला हो जाएगा, ठीक है। कंसेंसस का मतलब होता है, अरे ओए दीपांशी नालायक, कंसेंसस एट आइटम नहीं पढ़ा क्या? अग्रीइंग इन द सेम थिंग ऑन द सेम सेंस, कंसेंसस वर्ड तो पढ़ के आते हैं अपन, 2-3 मार्क्स भी ना मिले अगर हम इसको अपनी लैंग्वेज में लिख के आए। आगे लिखो अगला क्वेश्चन। हाँ, अब ये क्यों लिखा हुआ मैंने, सुनो, ऊपर इसी का इन्होंने एमसीक्यू पूछा और यहां पे आगे इसी का क्या पूछ रहे हैं, थ्योरी, सेम क्वेश्चन, ठीक है। 1X लिमिटेड अ टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी हैज अ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 40 करोड़। ऊपर 100 करोड़ का क्वेश्चन था, अब 40 का आ गया। कंपनी प्रीवियसली इशूड स्वेट इक्विटी शेयर 8 करोड़, 40 का 25% कितना होता है, 10 करोड़। तो आप 10 करोड़ तक के इशू कर सकते हो ओवरऑल 25%, 8 करोड़ के कर चुके हो तो कितने और कर सकते हो, 2। कंपनी चाह रही है 7 करोड़ करें, बताओ कर सकते हैं। अब क्या क्या पूछ रहा है, बताओ स्वेट इक्विटी शेयर क्या होते हैं, लग जाओ सेक्शन 54। स्वेट इक्विटी शेयर आर द इक्विटी शेयर व्हिच आर इशूड टू द हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय हु हैव गिवन द टेक्निकल नो हाउ, आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, और इन केस ऑफ वैल्यू एडिशन टू द कंपनी। लिखो, सब लिखो, एंड टू होम दे आर इशूड टू द डायरेक्टर एंड एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी, फिर डेफिनेशन मार दो। व्हाट इज द ओवरऑल मैक्सिमम लिमिट टू द इशू स्वेट इक्विटी शेयर, ओवरऑल लिमिट एज पर द रूल इज कॉल्ड एज द 25% ऑफ द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। सब लिख दो, लिख दिया। डज द प्रपोज इशुएंस एक्सीड द लिमिट, हाँ, फिर वो कैलकुलेशन करके दिखा दो, कि 40 करोड़ है, 40 करोड़ का 25%, 10 करोड़ इशू हो सकता है, तो 10 में से 8 गए, अब आप 2 करोड़ के कर सकते हो। कंपनी कितना करना चाहती है, 7, फालतू, ठीक है। अगले पे आओ, वाओ, अगला क्वेश्चन मार्क कर लेना, अच्छा है। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग ऑफ एन इंसिडेंट कैन बी कंसिडर्ड एज अ डॉक्यूमेंट। मान लो कुछ कांड हुआ, और जब कांड हुआ ना तो वो सीसीटीवी पे रिकॉर्ड हो गया, क्या ये डॉक्यूमेंट माना जाएगा, नहीं माना जाएगा? सबसे पहले चिपकाओ डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन, कि डॉक्यूमेंट जो होता है उसके अंदर वो 4 एलिमेंट आते हैं। कौन से 4 एलिमेंट? मैटर होना चाहिए, वो मैटर का रिकॉर्ड होना चाहिए, फॉर द पर्पस ऑफ एविडेंस वो यूज होएगा, ठीक है। सब्सटेंस होना चाहिए, एंड बाय सम मीन्स होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये चीजें होती हैं तो हम बोलेंगे यस इट इज अ डॉक्यूमेंट, यस इट इज अ डॉक्यूमेंट, राइट सर। अब मेरी बात आराम से सुनना, सुनो, बताओ क्या ये एविडेंस होगा, क्या ये डॉक्यूमेंट होगा? तो बोलेंगे हाँ होगा। वही सेम आंसर इन्होंने भी डाला हुआ आईसीआई वालों ने। चलो ये देखो, ये वो अभी स्वेट इक्विटी वाला डिस्कस किया था, दैट यू कैन राइट। लिखा बहुत कुछ हुआ इन्होंने, पर वैसे लिखा हुआ है सब, ठीक है। एज पर सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, अ डॉक्यूमेंट रेफर्स टू एनी मैटर दैट इज एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन अ सब्सटेंस यूजिंग दिस। सिमिलरली जीसीए स्टेट्स दैट अ डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स। सर दोनों में फर्क क्या है? एविडेंस एक्ट वाले में ना यहां डॉक्यूमेंट मीन्स आता है, ठीक है, बुक में चेक कर लेना, और यहां पे क्या आता है? इंक्लूड्स। बस इसमें यही फर्क होता है। तो इसके अंदर 4 मैटर होते हैं, मतलब 4 कंपोनेंट होते हैं। एक मैटर होना चाहिए, दूसरा रिकॉर्ड होना चाहिए, सब्सटेंस होना चाहिए, मीन्स होना चाहिए। फिर ये फालतू का पैराग्राफ इन्होंने सिर्फ एग्जांपल बनाने के लिए डाला हुआ है। So a contract agreement between two business is a document because it contains matter, it is recorded in writing on a substance, so it is written using letter and फलाना। सिर्फ ये समझा रहा है कि जो हमने ऊपर 4 वर्ड लिखे ना उसका एक एग्जांपल डाल दिया है। वाओ। अब अपने केस पे आया, अ सीसीटीवी रिकॉर्डिंग ऑफ एन इंसिडेंट इज अ डॉक्यूमेंट। क्यों डॉक्यूमेंट है? ऑल्दो वो रिटन नहीं है पेपर पे, पर वो स्टिल डॉक्यूमेंट है क्योंकि उसमें मैटर था। इंसिडेंट इज द मैटर, जो घटना घटित हुई वो मैटर है, वो मैटर है। यस दीपिका, वो भी लिखना है,
एविडेंस एक्ट वाला भी लिखना डेफिनेशन, वो मैटर है, इंसिडेंट इज मैटर, इट इज रिकॉर्डेड ऑन द सब्सटेंस, मतलब वो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है ना, एंड इट इज रिकॉर्डेड इन द मीडियम, दैट इज वो हार्ड ड्राइव या वो टेप या वो स्टोरेज, एंड इट कैन बी यूज्ड एज अ प्रूफ इन अ लीगल प्रोसीडिंग, वी विल से यस इट इज अ डॉक्यूमेंट, यस इट इज अ डॉक्यूमेंट। अगले क्वेश्चन पे मार्क कर लेना, आईसीआई की जय हो। मेरे को ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कौन सी दवाई खाने के बाद ये वाला एमटीपी बना है, ठीक है। पढ़ना क्वेश्चन, मैंने यहां लिख दिया सॉलिड क्वेश्चन, बैंड बजाने वाला क्वेश्चन, ठीक है, बैंड बजेगी अगर ये क्वेश्चन पेपर में आएगा बिना पढ़े गए तो बैंड बजेगी, ठीक है। अब सुनना क्वेश्चन क्या है, टू प्रिवेंट एक्सेसिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंट्रोल अमंग अ ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर, डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल हाउ द कंपनीज एक्ट 2013 imposes the limit and regulates the voting power of differential right। तुमको ये क्वेश्चन में पढ़ के सिर्फ एक चीज याद आएगी कि सर हमको घंटियां बजती हुई सिर्फ यही सुनाई दे रही हैं कि एक डिफरेंशियल वोटिंग राइट करके हमने कुछ पढ़ा हुआ है, पर ये क्या पूछना चाह रहा है हमको ये बिल्कुल भी कक समझ ही नहीं आया क्या पूछ रहा है। डीवीआर सबको समझ में आएगा 43, ठीक है, एंट्रेंचमेंट नहीं है ये, नहीं दिस इज सेक्शन 43 डीवीआर, ठीक है, मैंने लिखा हुआ वॉच आंसर, सेक्शन 43 मस्ट वॉच आंसर, सेक्शन 43 है ये, डीवीआर है। बट पंगा क्या है मैं बताता हूं, क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है टू प्रिवेंट एक्सेसिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंट्रोल। अगर हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी का मेजर कंट्रोल डीवीआर वालों के हाथ में ना जाए, तो एक एग्जाम्पल से समझाओ कि कंपनीज एक्ट कैसे इस चीज को रेगुलेट करेगा, हाउ द कंपनीज एक्ट विल बी रेगुलेटिंग दिस थिंग दैट द एक्सेसिव कंट्रोल शुड नॉट बी गोइंग इनटू द हैंड ऑफ डीवीआर, ठीक है। अब तुमको सिर्फ क्या याद आ रहा है 74% वाला, पर मैं दिखाता हूं इन्होंने आंसर लिखा कैसे है, और आंसर में क्या लिखा है। ओहो कितनी कंडीशन होती थी पहले, एक बार चैट पे बताना जरा। रूल 4 होता था ना, सेक्शन 43 होता था, रूल 4 होता था चैप्टर 4 में। कंडीशंस कितनी होती थी, एसआर तो पास ही नहीं होता, एमई क्या कर रही हो तुम, ओआर पास होता है इस केस में, एसआर कहां लिखा हुआ है। रूल 4 की कंडीशन में बोला जाता है पहली कंडीशन होती है आर्टिकल के द्वारा ऑथराइज होना चाहिए, दूसरा लिखा हुआ है ओआर पास होना चाहिए बाय द ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा। स्पेशल रेजोल्यूशन कहां है, सात कंडीशंस होती थी, ठीक है। आओ मैं आंसर दिखाता हूं, सुनो, पढ़ना, आंसर पढ़ो। द कंपनीज एक्ट 2013 अलाउ द कंपनी टू इशू इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट डीवीआर, however to prevent the excessive concentration of control in the hands of few shareholder, कंपनी नहीं चाहती कि हमारी कंपनी का कंट्रोल कुछ ही हाथों में चला जाए। द एक्ट प्लेसेस स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन, तो आपके ऊपर कुछ कंडीशंस लगा दी जाती हैं जब आप डीवीआर इशू करते हो। 4 कंडीशन लिखी हैं, पढ़ो पहली पढ़ो। पिछले 3 साल तुमने एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिफॉल्ट ना किया हो, ठीक है, तीनों साल फाइल हुई हो, ठीक है सर, ये तो मुझे समझ में आ गई, इजी लग रही है। सेकंड, आपको शेयर होल्डर अप्रूवल लेना पड़ेगा ओआर पास करके, ठीक है, सही है। अगला, तीसरी कहां से लाए हो भाई, कंपनी मस्ट हैव अ कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, कहां से लाए हो ये कहां से आई है, आई डोंट नो, ठीक है। 7 कंडीशंस हमने पढ़ी हुई है, 7 मैंने पढ़ाई हुई है। ये कंडीशन जो है, मैं एक बारी तुमको ले ही चलूं जरा, एक्ट एंड रूल्स शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, रूल 4 इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट, ये कंडीशन कटे हुए कई साल हो चुके हैं, मुझे नहीं पता कौन आंसर बनाता है कौन क्या करता है, ठीक है। सो इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट टू आईसीआई, ये कंडीशन कटे हुए बहुत साल हो चुके हैं। ये देखो 4थी अमेंडमेंट है ये, और ये अमेंडमेंट आपकी आई थी 2019 में, आज चल रहा है 25, दिस इज 25। सो आईसीआई प्लीज वेक अप, ये कंडीशन कट चुकी है। अब डाल के बैठे आंसर में, पेपर में तुम्हें लिख के आनी है, लिख के आ जाना, मन करे लिख देना, ना मन करे ना लिख देना, ठीक है। चैट जीपीटी से पेपर बनवाते हैं, पता नहीं चैट जीपीटी से बनवा रहे हैं या कौन से जीपीटी से बनवा रहे हैं। देयर शुड बी नो डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट और रीपेमेंट, और जनरल लिख दिया, वो भाड़ में गई कंडीशन, सबसिस्टिंग डिफॉल्ट या डिफॉल्टेड इन, वो सब नहीं लिखना, सीधा क्या लिखा हुआ है कि इन चीजों में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, भगाओ, तुम अपना सही कंडीशन लिख देना, ठीक है, लिख दी। फिर बोलता है कि अकॉर्डिंगली एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होती है कि डीवीआर वाला कभी भी 74% ऑफ द टोटल वोटिंग राइट को एक्सीड नहीं करेगा, ठीक है। अब इन्होंने अपनी मर्जी से एक एग्जांपल लिया, मान लो एक कंपनी है हिंद लिमिटेड, उसके 2000 शेयर होल्डर हैं, जिसमें इक्विटी शेयर होल्डर है नॉर्मल वोटिंग राइट वाले
और कुछ डीवीआर वाले शेयर होल्डर हैं, ठीक है सर। 600 शेयर होल्डर है रेगुलर वाले, तो इनके पास 600 वोट होंगे, 1 शेयर 1 वोट पोल वाले केस में तो। और दूसरा वाला बोलता है, और सेबी वाली वो जो कंडीशन लिखी नहीं है, छोड़ो ना, इधर आओ, ये समझो ना, 2000 में से, ठीक है। डीवीआर वाले शेयर होल्डर है 400 शेयर होल्डर, एक बंदे के पास 2 वोट हैं, तो यानी 400 वाले के पास कितने वोट हो गए, 800 वोट। तो अगर मैं बोलूं टोटल वोटिंग पावर इन अ कंपनी 600 वोटिंग, टोटल वोटिंग पावर 600 और 800, 1400 वोट हो गए। अब 1400 वोट में से मैक्सिमम डीवीआर वालों के पास कितने हो सकते हैं, तो मैंने बोला 1036 वोट। कितने हो सकते हैं, 1036 वोट। द डीवीआर शेयर होल्डर कलेक्टिवली होल्ड, अभी उनके पास कितने वोट हैं, 800, विच इज बिलो 1036। तो इससे हम बोलेंगे हाँ हाँ 74% वाली कंडीशन एकदम पूरी हो रही है। तो अकॉर्डिंगली क्या हो रहा है कि हमारा जो कंट्रोल है वो डीवीआर वालों के हाथ में नहीं जा रहा। अल्टीमेटली क्वेश्चन इज ओनली ऑन दैट 74% कंडीशन, बट द वे आंसर इज रिटन द वे यू हैव टू राइट। तुम्हें एक एग्जाम्पल डालना पड़ेगा, ऊपर पहले बेसिक कंडीशन बतानी पड़ेगी, अलग से स्पेसिफाई करनी पड़ेगी 74% वाली कंडीशन, एंड देन एक एग्जाम्पल बना के चिपका देना। बाकी मेरा सजेशन ये रहेगा, अगर आ जाए, देखो ये तुम्हारे ऊपर है, मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ूंगा। मैं अगर पेपर दे रहा होता तो दोनों ही रास्ते हो जाते हैं यार, ठीक है, कि अगर आईसीएआई ने यहां पे लिखा हुआ है तो ये लिखा हुआ है, बट दिस कंडीशन इज डिलीटेड, दिस इज ओमिटेड। पहले किसी जमाने में 8 कंडीशन हुआ करती थी, बट ये कब की डिलीटेड है, ठीक है। ठीक है सर, तो शिवानी सो जाओ, आईसीआई थोड़ी उठा रहा है तुमको, है ना, किसी ने बोला है तुमको जागने को। अगला क्वेश्चन, अनदर नाइस क्वेश्चन, ओपीसी का क्वेश्चन है, बट ठीक है, ऐसा कुछ बेकार नहीं है, ठीक है। 7 कंडीशंस में से कोई सी भी लिख दो, लिख ही दो सारी कंडीशन, क्या जा रहा है। मिस्टर दान या डैन वट एवर इट इज, एन इंडियन सिटीजन डिसाइड टू स्टार्ट अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड ऑप्ट्स फॉर अ 1% कंपनी, ठीक है। इसने ओपीसी बनाई, अपॉइंट करा अपने फ्रेंड को मिस्टर रोहित एज अ नॉमिनी, फॉलोइंग ऑल लीगल रिक्वायरमेंट, सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। आफ्टर 2 years मिस्टर रोहित वांट्स टू विड्रॉ हिज नॉमिनेशन, वो बंदा अपना नॉमिनेशन विड्रॉ करना चाहता है, कर सकता है, नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। मिस्टर डैन देन नॉमिनेट्स मिस्टर अकरम इन हिज प्लेस एंड सबमिट द नेसेसरी फॉर्म, तो वो बंदा नॉमिनी हटा, दूसरा बंदा नॉमिनी आ गया। आगे, वट लीगल प्रोसेस मस्ट बी फॉलोड व्हेन अ नॉमिनी विड्रॉ इज कंसेंट, अगर नॉमिनी विड्रॉ करेगा तो 15 दिन के अंदर अंदर नया नॉमिनी आना चाहिए। क्या चेंज ऑफ नॉमिनी एमओए को इंपैक्ट करता है, हम बोलते हैं नहीं सर। कैन डैन ओन अनदर ओपीसी वाइल स्टिल बीइंग अ मेंबर ऑफ डैन, नहीं क्या होता है, नहीं। एक बंदा एक ही ओपीसी का मेंबर बन सकता है, एक बंदा एक ही ओपीसी का नॉमिनी बन सकता है। अगर बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ कभी ऐसा हो जाता है कि आप नॉमिनी से मेंबर बन जाते हो बिकॉज लाइक उस मेंबर की डेथ हो गई, तो आप उसमें भी मेंबर बन गए, अब इसमें तो थे ही, तो 180 डेज के अंदर अंदर आपको करेक्टिव एक्शन लेना होता है। तो दिस वाज अ सीधा साधा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। नो व्हीकल्स आर अलाउड इन द पार्क, डायरेक्ट क्वेश्चन, कुछ ऐसा तगड़ा नहीं है, पर पढ़ लेना आंसर, ठीक है, सिर्फ आंसर देख लेना एक बारी। वो बोल रहा है पार्क के अंदर व्हीकल्स अलाउड नहीं होंगे, आप बताओ कि आप इसको लीगली कैसे इंटरप्रेट करोगे। और पहले पूछ रहा है कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है इन द चैप्टर इंटरप्रिटेशन, और उसकी सिग्निफिकेंस बतानी है। तो मैं बोलूंगा पहले व्हीकल्स वाली लाइन को पकड़ के पूरा समझाओ। व्हीकल्स क्यों मना किए गए होंगे पार्क में, ताकि पॉल्यूशन वगैरह ना हो, फैमिलीज बैठी उनको कोई ऐसा हानि ना पहुंचे। तो हमको ऐसा यहां पढ़ के लग रहा है, लिटरली ये पढ़ के लग रहा है कि व्हीकल्स के अंदर सारे व्हीकल्स आ गए, चाहे वो कोई भी व्हीकल्स हो, ठीक है। फिर उसके अंदर बाइसिकल्स भी आ गई, बेबी स्ट्रॉलर्स भी आ गए, जिसमें वो बच्चे लेके ऐसे हम ट्रॉली में लेके घूमते हैं, ठीक है, वो सब भी आ गया। बट अगर मैं इसकी कंस्ट्रक्शन करूंगा, यानी मैं इसके बिल्कुल कंक्लूजन पे पहुंचू, निष्कर्ष पे पहुंचू, तो वो ये बोलता है कि अगर आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हो ना, तो उससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप ये सोचो लीगल इंटेंट क्या रही होगी व्हीकल्स मना करने की, कि पॉल्यूशन ना हो, फैमिलीज को नुकसान ना हो। तो उससे बाइसिकल्स का कोई लेने देना नहीं है, वो बच्चों वाली ट्रॉली का कोई लेने देना नहीं है। तो हैवी व्हीकल्स लाने को मना कर रहे हैं यहां पर, वो बाइसिकल्स वगैरह अलाउड है, दैट यू कैन गो विद इट। फिर लास्ट में पूछता है सिग्निफिकेंस बता दो, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है इंटरप्रिटेशन का, कुछ ऐसा इसमें घुमाव नहीं है, याद करना पड़ेगा आपको आंसर, ठीक है। इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं जो मैं नया बताऊं। तो पहले इन्होंने वही बताया, फिर वही स्टेटमेंट समझाई जो मैंने अभी तुमको बोला, बाइसिकल्स वगैरह या बच्चों के जो स्ट्रॉलर्स होते हैं वो अलाउड होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर सिग्निफिकेंस क्या होती है, एक तो लेजिस्लेटिव इंटेंट क्लैरिफाई करता है, बताता है कि लीगल इंटेंट क्या रहा होगा, लॉ मेकर ने इसको क्यों बनाया, लिटरल वर्ड पे मत जाओ, इंटरप्रिटेशन पे जाओ। दूसरी चीज एम्बिगुइटी रिजॉल्व करता है, जो अनक्लियर लैंग्वेज है उसको रिजॉल्व करके कंस्ट्रक्शन हेल्प करता है कि मीनिंग ढूंढने में। तीसरा एंश्योर जस्टिस, बाय कंसिडरिंग द कॉन्टेक्स्ट एंड ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव लीगल कंस्ट्रक्शन प्रिवेंट अनफेयर और अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज। अगर मैं कंस्ट्रक्शन का रूल ना लगाता
तो मैं क्या करता, मैं लिटरल समझता और मैं बोलता कोई भी व्हीकल मत लेके जाओ। पर कंस्ट्रक्शन तुम्हें हेल्प करती है वो जस्टिफाइड मीनिंग ढूंढने में, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज आने से बचाती है। एंड अडेप्ट्स लॉ टू चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट, और कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखकर जब आप चीजों को इंटरप्रेट करते हो इट बिकम्स कंस्ट्रक्शन। दैट डायरेक्ट क्वेश्चन, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं, ओहो, अगले क्वेश्चन पे। फिर शेयर कैपिटल का क्वेश्चन है क्या? फिर शेयर कैपिटल का क्वेश्चन है क्या? लो भाई, मोरिंगा लिमिटेड न्यू है बट डायरेक्ट है, ठीक है। यस, कंस्ट्रक्शन इक्वल्स टू कंक्लूजन वी कैन से। मोरिंगा लिमिटेड इनिशियली इशूड प्रेफरेंस शेयर विद 10% डिविडेंड, लेटर ऑन उन्होंने बोला 8% डिविडेंड कर दो, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन डिक्लाइन कर रहा है, तो क्योंकि प्रॉफिट डिक्लाइन कर रहा है तो इसलिए हम डिविडेंड रेट गिरा रहे हैं। सम प्रेफरेंस शेयर होल्डर अपोज दिस चेंज आर्ग्यूइंग देयर राइट्स वर बीइंग ऑल्टर्ड अनफेयरली, तो बोला कि उनके राइट्स जो है ना अनफेयर तरीके से ऑल्टर कर दिए गए। हाउएवर क्लेम्ड दैट द चेंज वाज वैलिड अंडर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। विल दिस कंपनी बी एबल टू प्रोसीड विद द चेंज? वट लीगल रिक्वायरमेंट अंडर द कंपनीज गवर्न सच वेरिएशन? कुछ नहीं करना, सारा सारा सेक्शन 48 लिखना है, प्रोविजन। वेरिएशन का पूरा प्रोविजन उठा के चिपका दो, वेरिएशन का पूरा प्रोविजन उठा के चिपका दो। आप देखो शेयर कैपिटल के क्वेश्चन, बार बार शेयर कैपिटल के क्वेश्चन। ये हिंट है तुम्हें कि आने वाले अटेम्प्ट में तुम्हें कोई ना कोई एक चैप्टर में से भर भर के क्वेश्चन मिलेंगे। पढ़ना, पूरा प्रोविजन दे रखा है 48 का। इक्विटी शेयर के पास 47 भी घुसा दिया पहले तो, इसके पास वोटिंग राइट होता है, इनके पास प्रायोरिटी होती है प्रेफरेंस शेयर पे, फिर आएगा 48 में पूरा प्रोविजन लिख दो आप, 48 में पूरा प्रोविजन लिख दो, ठीक है। वही सारा कि एसआर पास करा लो या तो दैट क्लास से, या फिर उस क्लास के होल्डर्स का 3/4 वोटिंग कंसेंट ले लो राइटिंग में। फिर वही सच वेरिएशन के बारे में एमओए में प्रोविजन होना चाहिए, अगर एमओए में प्रोविजन नहीं भी है तो इन द एब्सेंस ऑफ दैट प्रोविजन सच वेरिएशन इज नॉट प्रोहिबिटेड इन द टर्म्स ऑफ इशू ऑफ दैट क्लास ऑफ शेयर। वो क्लास ऑफ शेयर जब इशू होंगे उसके टर्म्स ऑफ इशू में वो प्रोहिबिटेड नहीं होना चाहिए। और अगर मान लो वो वेरिएशन दूसरी क्लास को अफेक्ट कर रहा है तो फिर उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरी क्लास से भी 3/4 से आपको कंसेंट लेनी होती है। पर अगर 10% ऑफ दैट क्लास क्या कर दे, डिसेंट कर दें और बोले कि हम कैंसिलेशन के लिए ट्राइब्यूनल को अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर वो कर सकते हैं। However, Moringa Limited cannot alone reduce the preference dividend from this. Company has to follow these legal provision. तो उसको वेरिएशन का प्रोविजन बता दो, बोलो ये फॉलो कर, ठीक है। ठीक है सर। एलएलपी का क्वेश्चन है इसके अगला, वो ऑलरेडी हम राइटिंग प्रैक्टिस में डिस्कस कर चुके हैं। नहीं अगर आपने किया, यू आर वाचिंग दिस वीडियो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, गो टू द राइटिंग प्रैक्टिस ऑफ एलएलपी, और उसमें हमने बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये एलएलपी का, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आओ, मस्ट डू क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि इंटरप्रिटेशन है इसके अंदर, सुनना। मिस मोना एम्प्लॉयड इन एक कंपनी में एम्प्लॉयड है, इन्होंने अडॉप्ट करा है, पूरा वर्ड, पूरा क्वेश्चन इस वर्ड पे है सिर्फ, अडॉप्टेड। इन्होंने एक 3 मंथ ओल्ड बेबी अडॉप्ट करा और अपने एम्प्लॉयर को क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन डाल दी कि मेरे को, क्योंकि मैंने अभी अभी 3 मंथ बेबी अडॉप्ट किया है तो मेरे को मैटरनिटी लीव चाहिए 26 हफ्ते की, ठीक है। तो ऐसा ना एक मैटरनिटी रिलीफ एक्ट होता है, मतलब मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट होता है विमेंस के लिए। However, her employer rejected the request, stating that maternity leave उन मदर्स को चाहिए होती है जो बायोलॉजिकल मदर्स होती हैं, यानी जिन्होंने डिलीवरी की होती है, उन मदर्स को क्या चाहिए होती है, क्या बोलते हैं, मैटरनिटी रिलीफ चाहिए होती है। आपको क्यों चाहिए, आपने तो अडॉप्ट करा है। बताओ मोना ने क्या करा, कोर्ट में अप्रोच किया अगेंस्ट द कंपनी डिसीजन। आपको बताना है रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन लगा के कि क्या उसको ये बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम बोलेंगे मिलेगा, क्योंकि रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन क्या बोलता है, जब किसी को प्रिविलेज देने की बात आ रही होती है ना, तो आपको ब्रॉडर और एक्सटेंडेड मीनिंग लेना होता है। तो यहां पर ऑल्दो शी इज अ मदर जिसने अडॉप्ट करा है, वो बायोलॉजिकल मदर नहीं है, बट पर्पस सोचो ना क्या है। एक मदर को मैटरनिटी रिलीफ या वीक वो छुट्टियां क्यों चाहिए होती हैं, ताकि वो उस बच्चे का ध्यान रख पाए, उसकी चाइल्ड केयर कर पाए, तो वो तो इन्हें भी करना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज शी इज नॉट अ बायोलॉजिकल मदर, तो इनको क्या वो 3 मंथ ओल्ड बेबी का ध्यान नहीं रखना आगे, तो ध्यान तो आपको भी रखना है। तो इनको भी वो जो छुट्टियां हैं, वो जो क्या बोलते हैं लीव्स हैं, वो चाहिए होंगी। तो ये कंटेंशन कंपनी की गलत थी, आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो यू कैन वॉच द आंसर, आप देख लेना इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भयंकर भयंकर भयंकर, और उठा के फिर फेंका शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर से। वाओ सर, पता नहीं कौन सा अंधा प्यार हो गया शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर से, हर क्वेश्चन में क्वेश्चन डाला हुआ है, हर क्वेश्चन में क्वेश्चन डाला हुआ है। कह रहा है ऐसे तो बहुत लोग करेंगे, क्या बहुत लोग करेंगे, मतलब छुट्टियां लेने के लिए 26 हफ्ते की बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे। पागल हो गया तुम, हद हो गई यार। तुम्हें क्या लगता है, मतलब बच्चा अडॉप्ट करने का मतलब क्या होता है, कि रोड पे सड़क पे कोई जा रहा है उसको बोलोगे बोल पापा हो गया अडॉप्ट। लीगल प्रोसेस फॉलो करोगे ना अडॉप्शन का,
तो ऐसे इतना आसान थोड़ी होता है, मतलब छुट्टियां चाहिए मेरे को तो बच्चा अडॉप्ट कर लो, हे भगवान। एनर्जी मिल्स लिमिटेड हैज इशूड इक्विटी शेयर विद अ फेस वैल्यू ऑफ ₹10। ठीक है, ₹10 पर शेयर का इन्होंने शेयर इशू करा। मिस्टर अमित एंड मिस्टर बर्मन आर बोथ फ्रेंड, दोनों जो हैं दोनों फ्रेंड्स हैं। मिस्टर अमित होल्ड 1000 फुल्ली पेड अप शेयर ₹10 का एक, बर्मन होल्ड 1000 पार्टली पेड अप शेयर ₹5 का एक। तो ये जो अमित भैया हैं इनके 1000 शेयर हैं ₹10 का एक, और इनके 1000 शेयर हैं ₹5 पेड है। तो इनके हो गए 5000, इनके हो गए 10,000। बोलो हाँ जी सर। ये हो गए 10,000, ये हो गए 5,000। क्लियर है सर। व्हेन द कंपनी डिक्लेयर्स अ 10% डिविडेंड, दोनों में लड़ाई झगड़े हो गए, दोनों दोस्त लड़ मरे, बोले हम दोनों को तो इक्वल डिविडेंड चाहिए होता, ये अलग अलग डिविडेंड तुम क्यों दे रहे हो? तो मिस्टर बर्मन एक्सपेक्ट द सेम डिविडेंड अमाउंट एज पेड टू मिस्टर अमित, हाउएवर द कंपनी इंसिस्ट ऑन पेइंग डिविडेंड ऑन द एक्चुअल अमाउंट पेड अप, क्योंकि ऐसा कंपनी के एओए में मेंशन किया हुआ है। बताओ ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता? मैं बोलूंगा हो सकता है। अगर कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है ना, तो ऐसा हो सकता है। आंसर देखियो, आंसर देखो, आईसीआई ने बढ़िया लिखा है एकदम। ठीक है, पहले आप लिखोगे एज पर सेक्शन नंबर 51, अगर एओए में पावर होती है तो कंपनी चाहे तो पेड अप वैल्यू के हिसाब से क्या कर सकती है, डिविडेंड दे सकती है, और उसी के अकॉर्डिंगली कंपनी ने डिविडेंड जो है दिया है। व्हाट रोल डज एओए प्ले? एओए का ही तो रोल है, अगर आर्टिकल में पावर ही नहीं होगी फिर नहीं हो सकता। अब आंसर देखो, अब आंसर देखो। ऊपर ये नॉमिनी वगैरह वाला क्वेश्चन देख लेना एक बार, वो ओपीसी वाला, 15 दिन में नया नॉमिनी अपॉइंट होगा, नया वाला जो आएगा उसको अपनी कंसेंट देनी पड़ेगी। रिटर्न कंसेंट आईएनसी 3 में होती है। पता नहीं क्या लिखते हैं ये भाई, ये सही में एमटीपी 2 पता नहीं किसी ने क्या फूक के बनाया। ठीक है, मिस्टर अकरम मस्ट सबमिट फॉर्म, हाँ फिर ये आरओसी को जाएगा आईएनसी 4। ठीक है, अच्छा हुआ देख लिया। ये वो मदर वाला क्वेश्चन है, इसको देख लेना। ठीक है, ये रहा। कंपनी के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो इक्वल डिविडेंड दे दे सारे शेयर्स पे, या फिर प्रोपोर्शनल डिविडेंड दे दे, या फिर प्रोपोर्शनल डिविडेंड दे दे। मिस्टर अमित, इसको 10% मिलेगा 1000, इसको 10% मिलेगा 500। सो मिस्टर अमित को 1000 पे मिलेगा क्योंकि उसके फुल्ली पेड अप शेयर है, इसको पार्टली पेड अप पे मिलेगा इंस्टेड ऑफ ₹10। फेस वैल्यू पे नहीं मिलेगा, वैसे जनरली फेस वैल्यू पे डिविडेंड मिलता है, बट इसे नहीं मिलेगा। फिर आगे वही सारी इन्होंने कहानी गा दी, कौन सी वाली, सेक्शन 51 वाली। एओए का सबसे बड़ा रोल होता है, क्योंकि अगर एओए साइलेंट होता तो फिर कंपनी को सारे सेम क्लास के शेयर पे इक्वल डिविडेंड देना पड़ता, फिर कंपनी पार्टली पेड अप वाला ड्रामा नहीं कर पाती। पर अगर एओए में ऐसा लिखा है तो आप पेड अप वाला ड्रामा कर सकते हो। ठीक है, वापिस आओ, सोचो ये पेपर में आ जाए क्वेश्चन। आएंगे तो सही, आगे बढ़ना। न्यू क्वेश्चन बट इजी। आधार एंड मित्तल बोथ टुक लोन फ्रॉम द डिफरेंट बैंक, ये तुम बता दोगे, ये इजी है। दोनों ने लोन लिया, आधार ने लोन लिया फैक्ट्री बिल्डिंग और मशीनरी रखवा के, मित्तल ने लोन लिया स्टॉक रॉ मटेरियल और अकाउंट रिसीवेबल यानी कि डेटर्स वगैरह को गिरवी रखवा के, या फिर डेटर वगैरह को गिरवी रखवा के। बताओ कौन से कंपनी ने क्या लोन लिया है और किसने क्या चार्ज क्रिएट किया है। तो मैं बोलूं ये आधार है, इसने फिक्स्ड चार्ज क्रिएट किया है, और ये जो मित्तल है इसने फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया है। दैट्स इट। और आपको बताना है वही सबके बारे में। और अगर कंपनी लोन रीपे नहीं करती है तो क्या होगा, दोनों चार्जेस के बारे में बता दो पहले, फिक्स्ड और फ्लोटिंग। और अगर लोन रीपे नहीं करा, लोन रीपे नहीं करा, तो मैं बोलूंगा फ्लोटिंग वाला चार्ज क्रिस्टलाइज हो जाएगा और वो फिक्स हो जाएगा। फ्लोटिंग वाला चार्ज क्रिस्टलाइज हो जाएगा और वो फिक्स्ड हो जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, ये रहा। पहले फिक्स चार्ज वगैरह, पहले चार्ज के बारे में बात कर ली, फ्लोटिंग चार्ज बता दिया। फिक्स इस वाली कंपनी का फिक्स चार्ज होगा और इस वाली कंपनी का फ्लोटिंग चार्ज होगा। पर अगर मान लो कंपनी लोन रीपे नहीं करती, फ्लोटिंग चार्ज क्रिस्टलाइज हो जाएगा ये वाले केस में। ठीक है, तो ये न्यू है बट इजी है, तो मैनेजेबल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिस्टर पी रिसाइडेड इन इंडिया 23-24 में, पूरा साल 23-24 अंकल कहां रहे, इंडिया में रहे मिस्टर पी। मिस्टर पी, ठीक है। ही लेफ्ट इंडिया ऑन 15th of July 2024 फॉर स्विट्जरलैंड फॉर परस्यूइंग हायर स्टडीज इन बायोटेक्नोलॉजी फॉर 2 years। अच्छा क्वेश्चन है, मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट। ये बंदा जो था ये कहां गया, स्विट्जरलैंड गया, क्या करने, पढ़ने। और हमने पढ़ा हुआ है कि आरबीआई का एक सर्कुलर होता है, सर्कुलर नंबर 45, और सर्कुलर नंबर 45 बोलता है अगर कोई बंदा बाहर एजुकेशन पर्पज से जा रहा है तो हम मान के चलते हैं वो बंदा वहां पे जाके क्या करेगा, काम धंधा करेगा, अपनी कॉस्ट ऑफ स्टडीज निकालने के लिए, अपनी लिविंग मेंटेन करने के लिए वहां पे एम्प्लॉयमेंट करेगा। तो इसको हम उसी दिन से क्या मानते हैं, PROI मान लेते हैं। ठीक है, यस सर। What would be his residential status for the year 24-25 एंड 25-26? अब मेरी बात सुनना, ये 15 जुलाई 2024 को गया
तो जिस दिन गया, जिस दिन गया तो गया ना, तो गया। अब 15 तारीख को गया ना, इन्होंने ना आंसर में एक डेट गड़बड़ाई हुई है। आई एम नॉट श्योर, मेरे को तुम भी सजेस्ट कर दो, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है भाई डेट गलत है। कितने गया? हाँ, आंसर में डेट देखो, आंसर ठीक है, आंसर में गलती नहीं है, क्योंकि वो बंदा क्या गया है, एजुकेशन पर्पज से गया है, तो आरबीआई का सर्कुलर है, तो उस बंदे को क्या करना होगा, अपनी कॉस्ट ऑफ मेंटेन करनी होगी, तो उसको हम क्या मानेंगे, हम उसको 16 जुलाई तक पीआरआई मानेंगे, फिर 17 से पीआरओआई मानेंगे। भाई 15 को गया है ना, वो 15 को गया है ना, तो 2 दिन बाद से क्यों पीआरओआई मान रहे हो उसको? ही विल बी कंसिडर्ड एज पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, जिस दिन जाता है। ओके, तो इन्होंने यहां पे डेट दे रखी है, बस ये डेट देख लेना, आंसर बाकी ठीक है पूरा, आंसर में कोई गड़बड़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हाउएवर 25-26 के लिए वो पूरा पीआरओआई माना जाएगा, क्योंकि वो बंदा बाहरी था, 15 जुलाई को जा ही चुका था, तो पूरे अगले साल के लिए तो पीआरओआई माना जाएगा। फिर वो बोल रहा है कि उसको कुछ पैसे चाहिए अपनी वहां पर पढ़ाई वढ़ाई के लिए, कुछ कॉस्ट ऑफ स्टडीज के लिए, तो यस, एज पर एलआरएस क्या कर सकते हो आप, $2.5 लाख तक विड्रॉ कर सकते हो एक फाइनेंशियल ईयर में। तो वो बंदा जो अपने 55,000 रुपए निकालना चाहता है वो निकाल सकता है, और उसके लिए उसको कोई आरबीआई की अप्रूवल की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। लास्ट क्वेश्चन, फाइनली लास्ट क्वेश्चन। अबे पोस्ट से थोड़ी गया है जो 48 घंटे यहां पे गिन रहे हो, उसके क्या, उसको क्या चिट्ठी के अंदर डाल के भेजा है स्विट्जरलैंड? फालतू बातें तुमसे जितनी मर्जी करा लो। आगे सुनो, लैंग्वेज से डरा रहा है, क्वेश्चन पढ़ना। अभी लिमिटेड इज होल्डिंग इट्स एजीएम टू पास अ क्रूशियल रेजोल्यूशन, कुछ रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं फॉर एक्सपेंडिंग द बिजनेस ऑपरेशन, हाउएवर मेनी शेयर होल्डर आर अनेबल टू अटेंड द मीटिंग इन पर्सन, बहुत सारे लोग इन पर्सन मीटिंग में नहीं आ सकते ड्यू टू देयर प्रायर कमिटमेंट्स, क्योंकि उनकी कुछ प्रायर कमिटमेंट्स हैं, एंड एंगेजमेंट्स मतलब कुछ और जगह काम में इन्वॉल्व होंगे, ऐसा नहीं सगाई भरी पड़ी है सबकी। डिस्पाइट देयर एब्सेंस दे स्टिल विश टू एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग, पर वो चाह रहे हम आ तो पा नहीं रहे, पर हम फिर भी चाहते हैं, कि हम अपना तर्क रखें। आपको बताना है, एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, हाउ कैन दीज शेयर होल्डर डेलीगेट देयर वोटिंग राइट्स एंड एंश्योर देयर पार्टिसिपेशन। बिल्कुल लैंग्वेज मार रहा है, सिर्फ तुमको पागल बनाने के लिए। ठीक है, बताओ कैसे वोटिंग राइट डेलीगेट कर दें, ताकि वो बंदे बिना आए अपने क्या कर दें, पार्टिसिपेशन एक्सरसाइज कर लें विदाउट फिजिकली प्रेजेंट। व्हाट मैकेनिज्म्स आर अवेलेबल, व्हाट मैकेनिज्म्स आर अवेलेबल। सीधा सीधा आंसर पता है क्या बोलना चाह रहा है, प्रॉक्सी का क्वेश्चन है ये। अरे ओ नलायकों, ई वोटिंग कहां से आ गई, पैसा बर्बाद। अरे भाई ई वोटिंग कहां से आई, प्रॉक्सी का क्वेश्चन है यार, हे मेरे राम। प्रॉक्सी का क्वेश्चन है भाई, क्या कर रहे हो तुम, ई वोटिंग कहां से आ गई? सीधा क्वेश्चन तो आंसर दे रहा है तुमको, सीधा क्वेश्चन तुमको आंसर दे रहा है कि वो बंदे खुद नहीं आ पा रहे, पर वो चाह रहे हैं कि हम मीटिंग में पहुंचे, तो कैसे पहुंचे, किसको भेजें कि हमारे बिहाफ पे वोटिंग राइट एक्सरसाइज कर ले, प्रॉक्सी। 112 115 यहां पर कोट कर सकते हैं क्या सर? 112 होता है तुम्हारा, नहीं क्यों करोगे, 115 स्पेशल नोटिस होता है, वो सबकी क्या लेना देना यहां पे, तुमको प्रॉक्सी के बारे में बताना है बस। पहले ऊपर जनरल बकवास कर रहा है, सारे शेयर होल्डर नहीं आ पाते, कंपनीज एक्ट राइट देता है, एक काम करो, क्या कर लो आप, प्रॉक्सी अपॉइंट कर लो, सेक्शन 105 रेड विद रूल 19। प्रॉक्सी अपॉइंट करोगे तो एमजीटी 11 फाइल कर देना, 48 घंटे पहले सबमिट कर देना, साइन ये करेगा, और कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट इन एवरी नोटिस कॉलिंग फॉर विच एज ए शेयर कैपिटल, तो प्रॉक्सी जो है पोल पे क्या कर पाएगा, वोट कर पाएगा, फलान ढिमकाना, खत्म, प्रॉक्सी का क्वेश्चन है। मैं यही तो बोल रहा हूं, लैंग्वेज से फंसा रहा है तुमको, और इतने सारे गलत आंसर आ गए लगे लगे चैट से। 112 नहीं नहीं भाई नहीं, 112 तुमको कुछ कोड करने की जरूरत नहीं है, वो रिप्रेजेंटेटिव वाला बोल रहे हो ना, वो नहीं लिखना, वो नहीं लिखना, गुरु गुरु बेटा लिख लिख के देख, लिख लिख के। अगले क्वेश्चन पे आओ। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, इजी। कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करा, कुछ कुछ शेयर होल्डर्स ने डिविडेंड अपना क्या नहीं करा, क्लेम नहीं करा, ठीक है। डिविडेंड ट्रांसफर हुआ अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, फिर वहां पड़ा रहा, और वहां पड़ने के बाद आईईपीएफ में ट्रांसफर हो गया।
बताओ आईपीएफ क्या होता है, सीधा क्वेश्चन, सेक्शन नंबर 125। कौन से अमाउंट आईपीएफ में क्रेडिट होते हैं, लिख देना जो तुमको याद आए। कहां कहां आईपीएफ यूटिलाइज होता है, ये आएगा कौन से अमाउंट क्रेडिट होते हैं, 125 सबसेक्शन 2, और ये होता है 125 सबसेक्शन 3। जो अमाउंट याद हो सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर मान लो कि आईपीएफ में ट्रांसफर हो जाता है, क्या बंदा वहां से क्लेम कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। गुरु, जो क्वेश्चन टफ लग रहे हो उसको रिटेन करने के लिए लिख के देख लो, और जो आपको रिटेंशन अगर प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे बेस्ट जुगाड़ ये, लिख के देखो उसे, रफ में एटलीस्ट उसको लिख के देखो, तो ही चीजें याद रहेंगी। आप क्या कर रहे हो, सिर्फ पढ़े जा रहे हो। और आधे लोग तो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, रीड करते हैं, सिर्फ याद नहीं करते हैं। पढ़ लिया मैंने, हाँ हाँ, अरे हाँ अरे, तो रीड करने से याद नहीं हो रहा, याद करना पड़ेगा, बैठ के याद करो उसे। अगला क्वेश्चन बिल्कुल फालतू है, बिल्कुल ईजी है। LML Limited had total foreign exchange earning of $600 million in the last 3 financial year। स्टेट क्वेश्चन है, मैंने कराया भी था। पिछले 3 साल की अर्निंग का टोटल देखते हैं, एवरेज नहीं देखते। उसका क्या ले लो, 1%, और $5 मिलियन, तो ये 6 और 5, विच एवर इज हायर लोअर, अब ये तो याद होगा, विच एवर इज हायर या लोअर, उससे एक्सीड अगर करा तो आपको क्या लेना पड़ जाएगा, आरबीआई अप्रूवल लेना पड़ जाएगा। तो ये तो सेम क्वेश्चन है। और फिर बोल रहा है नीचे की अगर 250 मिलियन की अर्निंग है तो 3 मिलियन डोनेट करना चाहते हो, तो 250 का हो गया आपका 1%, दैट इज 2.5 और 5, विच एवर इज, और बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, आ जाओ। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, मेरे को अच्छा लगा। फेमा का एक और क्वेश्चन आया हुआ बट स्ट्रेट है, डायरेक्ट, ये रहा। अगर आप जो भी लोअर आएगा उस लोअर निकलने से ज्यादा अगर आप डोनेट करते हो तो आपको अप्रूवल लेना होता है। तो पहले वाले क्वेश्चन में 600 का 1%, दैट इज 6, 6 और 5, ये 5 सेक्शन में दिया हुआ है, 6 और 5, विच एवर इज लोअर, जो लोअर आएगा उसके एक्सीड करके अगर जाओगे तो अप्रूवल लगेगा। फिर इस वाले में 2.5 और 5, विच एवर इज लोअर, दैट इज 2.5। अब कंपनी चाह रही है 3 मिलियन देना, तो उसके लिए उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा। यहां खत्म होती है अपनी एमटीपी नंबर 2। एमटीपी 1 बिल्कुल बिल्कुल लड्डू है, आईसीए ने उठा के तुमको यूं दे रखा है, बोला सारे रिपीट क्वेश्चन है, देख लेना एक बार, बस कुछ नया नहीं है उसके अंदर, दिखा देता हूं 1 मिनट लगा के। दिस इज एमटीपी 1। साथ साथ मैंने सारे क्वेश्चंस मार्क कर दिए तुम्हारे लिए, एमसीक्यूज भी रिपीटेड है और केस क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव भी रिपीटेड है, तो मैं टाइम खराब नहीं करूंगा, ठीक है। उसमें केस सिनारियोज 1 शॉट, केस नंबर 16, 1 से 3 क्वेश्चन सेम है। और तुमको याद है मैंने ये क्वेश्चन केस सिनारियो वाले में बहुत सुपर इंपॉर्टेंट लिखवाया था, जिसमें वो कॉमन पर्सन वाला केस था, याद है। ये देखो, पार्टनर नहीं था जहां फंस गए थे, अगर जिन्होंने मेरे साथ लाइव अटेंड किया हुआ है, पार्टनर नहीं था, पर्सन था। तो ये वो वाला क्वेश्चन है। शुरू के 3 क्वेश्चन सेम डाले हैं, नीचे 2 क्वेश्चन नए कर दिए, ये आपको वहां नहीं दिखेंगे, यहां पर ये नए हैं, ठीक है। कंपनी जो है एजीएम कंडक्ट नहीं कर पाई, चूज कीजिए करेक्ट ऑप्शन क्या है। कंपनी आरओसी को एप्लीकेशन डाल देगी, 3 महीने के लिए एजीएम क्या कर दो, एक्सटेंड कर दो, इजी है। इफ द न्यू लिमिटेड वांट्स टू शिफ्ट इट रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम महाराष्ट्र मुंबई टू कर्नाटका बेंगलुरु, स्टेट चेंज हो रही है, मुंबई से बैंगलोर जा रहे हो, तो बीआर लगता है, एसआर लगता है, आरडी की अप्रूवल भी लगती है। तो आंसर इज दिस, अप्रूवल ऑफ आरडी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, अप्रूवल फ्रॉम द आरडी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। फिर ये वाला आपका सेम है, ठीक है, ये सेम नहीं है, ये नया वाला है, ये नया केस सिनारियो, ये सेम नहीं है, बता देता हूं, पर इजी है, ये इजी है। ये जो स्टडीज एलएलपी है ना, इसको रजिस्ट्रार ने नेम चेंज करने के लिए बोला, क्यों, क्योंकि इसका नाम एक ट्रेडमार्क से मैच कर रहा था, तो इसलिए बोला, बिकॉज द नेम ऑफ द एलएलपी क्लोजली रिजेंबल टू द ट्रेडमार्क। आगे सुनना, इफ एन एलएलपी फेल्स टू कंप्लाई विद द रजिस्ट्रार डायरेक्टिव टू चेंज इट्स नेम, अगर नहीं करा तो बेटा वो तेरे को अपने आप से कोई भी नाम दे देगा और फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। ये विमल, बोलो जुबा केसरी, अब ये क्या कर गया, एज अ पार्टनर विद इफेक्ट फ्रॉम 22 जुलाई, ये निकल गया, और एलएलपी ने इन्फॉर्म ही नहीं करा आरओसी को। बताओ कौन लायबल है सर, दोनों, दोनों। ठीक है, एट्थ का आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन सेम केस है, केस नंबर 32, सेम केस है, केस नंबर 32, देख सकते हो, ऑल 3 क्वेश्चन सेम, कुछ नया नहीं है। ये वाला एमसीक्यू जो क्या करा इन्होंने कुछ कलाकारियां दिखाई हैं इस एमटीपी में, जो क्वेश्चन इन्होंने पुराने पेपर्स में थ्योरी में पूछे हुए ना, वो इसमें एमसीक्यू में पूछ लिए। जैसे आपको याद होगा एओए में लिखा रेट 2%, बट ये देना चाह रहे हैं 2.25, नहीं दे सकते। आर्टिकल में 2 लिखा है ना, तो लोअर वाला लेंगे 2%। सेम क्वेश्चन आपका मैंने लिख दिया, सब ईयर वियर सब लिख दिए, टेलीग्राम में ले लेना ये वाली फाइल, ठीक है।
फिर सेम क्वेश्चन यही वाला अगेन आपसे थ्योरी में, ये बोल रहा है कंपनी ने क्या करा, प्राइवेट प्लेसमेंट निकाला और 10 अक्टूबर को क्या हुआ, प्राइवेट प्लेसमेंट का जो है एप्लीकेशंस आई। अब बताओ कितने दिन के अंदर अलॉटमेंट होगी, 60 डेज के अंदर नहीं करा तो रिफंड करना पड़ता है 15 दिन के अंदर। तो मैं बोलूंगा आंसर इज 9 दिसंबर। जनरल क्लॉज एक्ट का डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक जगह से दूसरी जगह का जो डिस्टेंस था वो 3 किलोमीटर था, बट वो मस्ट बी लोकेटेड 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम एवरी रिवर, ये तो लॉ में लिखा है। एक एनवायरमेंटल एजेंसी ने क्लेम करा कि एबीसी लिमिटेड की फैक्ट्री सिर्फ 2.5 किलोमीटर अवे है, जबकि उन्होंने बोला था 3 किलोमीटर अवे होनी चाहिए, बट अगर इधर उधर से घूम घाम के डिस्टेंस देखें तो 4 किलोमीटर है। बताओ क्या होगा, तो हम बोलेंगे भैया इट शुड बी स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन। फालतू क्वेश्चन है, फालतू फालतू एकदम। दीपांशी 18% इंटरेस्ट होता है। आगे सुनो, मिस्टर मुखिया ओन्ड अ लैंड विद 50 नीम ट्रीज। कुछ याद आया, सेम क्वेश्चन थ्योरी का है और यहां पूछ रहे निकम में एमसीक्यू में, टैमरिन ट्रीज वाला। अभी कल परसों ही अपन ने वो किया था, जनरल क्लॉज एक्ट का क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन यही किया था हमने, अगर याद हो तो। यही वाला क्वेश्चन था पहला वाला जो राइटिंग प्रैक्टिस में किया था, टैमरिन ट्रीज, जिसमें उसने टिम्बर भी बेचे, पर टिम्बर को क्या माना था, मूवेबल प्रॉपर्टी। सेम क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा हुआ है। फिर उसके बाद ये वाला सेम क्वेश्चन है, एग्जाम क्वेश्चन है, नवंबर 19 आरटीपी मैंने राइटिंग प्रैक्टिस में भी करा रखा है, बस लास्ट की एक रिक्वायरमेंट चेंज कर दी है। उधर उसने पूछा हुआ है कि जो उसकी सिस्टर इंडिया से बाहर जा रही थी, क्या उसको नॉमिनेशन विड्रॉ करना पड़ेगा, तो वहां हम राइटिंग प्रैक्टिस में आंसर ये लिख के आए थे, उसको नॉमिनेशन विड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, सो लॉन्ग एज जब तक कि वो इंडिया की क्या रहेगी, सिटीजन रहेगी ना, तब तक उसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंडियन रेजिडेंट हो या ना हो चलता है। यहां पर इसने क्या करा है, इसने क्वेश्चन की लास्ट रिक्वायरमेंट बदल दी, क्वेश्चन घुमा दिया और बोला अपने माइनर सन को अपॉइंट करना चाहता है एज अ नॉमिनी। नहीं कर सकता, क्योंकि जो नॉमिनी होता है ना, वो भी वही सारी कंडीशन पूरी करना चाहिए जो एक ओपीसी का मेंबर करता है। इंडियन सिटीजन होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, और वो बंदा क्या बन सकता है, वो बंदा जो है यहां पर क्या बन सकता है, नॉमिनी बन सकता है, तो ये माइनर नहीं बनेगा। ठीक है, राउंड एंड टेक वर्सेस राउंड इज आस्किंग सर कुछ ट्रिकी क्वेश्चन करा दो। 15 सेशन ऑलरेडी मैं ले चुका हूं क्वेश्चन आंसर पे, तो एक बार प्लीज आप वो वाले देख लो, उसके अंदर काफी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं। ठीक है, जो एमटीपी वाले थे, इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग ओनली एमटीपी। ये वाला क्वेश्चन अगेन रिपीटेड है, कुछ नया नहीं है, हु बहु डिट्टो सेम है। वो बोल रहे हैं एक कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 45 करोड़ है, प्राइवेट कंपनी है और टर्नओवर 250 है, क्योंकि टर्नओवर एक्सीड कर रहा है तो इंटरनल ऑडिट चाहिए होगी, सेक्शन नंबर 138। फिर उसके बाद सेम क्वेश्चन एमटीपी जुलाई से पूछा गया, बिल्कुल रिपीट क्वेश्चन है, तो कुछ भी नया नहीं है, देख सकते हो। इस कंपनी के अंदर 3680 मेंबर हैं, यानी मैं बोलूं 1000 से ज्यादा है पर 5000 तक है, तो इसका कोरम हो जाएगा 15 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। कंपनी में आए सिर्फ कितने, 12 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। मीटिंग एडजर्न हो गई, उसके बाद एडजर्न मीटिंग में 10 बंदे आए, मीटिंग चालू कर दी गई और रेजोल्यूशन पास हो गया। बताओ क्या मीटिंग वैलिडली एडजर्न हुई थी? यस। जो मीटिंग एडजर्न हुई थी, क्या जब दोबारा हुई वो वैलिड हुई? हाँ, क्योंकि एडजर्न मीटिंग में जितने भी बंदे आते हैं उन्हीं को कोरम मान लिया जाता है। मेंबर्स प्रेजेंट शैल बी द कोरम, सेक्शन 103 बोलता है। फिर उसके बाद ये सेम क्वेश्चन है, बस इसमें थर्ड पार्ट इसका सेकंड पार्ट चेंज कर दिया गया है। ये सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज हो गया है कि कंपनी ने ना क्या करा है, जो चैरिटेबल कंपनी थी सेक्शन 8 वाली, उसने क्या करा, उसने अपना जो है क्या कर लिया, ऑल्ट्रेशन कर लिया। किसका? आर्टिकल्स का। और जब अपने आर्टिकल्स का ऑल्ट्रेशन करा ना, तो उसने क्या करा, हमने ऑल्ट्रेशन कर लिया है, बाद में बता रहा है आरओसी को। बाद में क्या बता रहा है, पहले अप्रूवल लेना होता है आरओसी से, पहले अप्रूवल लेना होता है आरओसी से। ठीक है, यस सर। शुभ, मैं क्या कर रहा हूं ना, मैं एक एक्सेल शीट बना के दूंगा, जिसमें क्या कर दूंगा, सारे रिवीजन लेक्चर्स एक साथ, चैप्टर वाइज उसका लिंक, चैप्टर वाइज उसका लिंक, फिर रिटन प्रैक्टिस उसके लिंक, जो पीडीएफ नोट्स हैं उनके लिंक, एक शीट में तुमको सब दे दूंगा, ताकि वन शॉट तुम्हारे पास सब रहेगा। एक दिन दो मेरे को, कल कर दूंगा ये। ठीक है, ठीक है, सुनना अब मेरी बात सुनो। दीपिका बोल रही है सर की मम्मी आ गई रूम में, कोई मेरी मम्मी नहीं आई है रूम में, बदतमीज कहेंगे। आगे सुनो, एक्सप्लेन द, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, गुड फेथ और एफिडेविट समझाना है, समझा दोगे? डायरेक्ट है सर, कर लेंगे। ये क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस में मैं तुम्हें करा चुका हूं, वही 55 लोगों को ऑफर हुआ था, जिनमें से 4 क्यूआईबी थे, फिर कंपनी 155 को और लेके आ गई, अभी तो उसका भी वो खत्म नहीं हुआ था। सेम क्वेश्चन वी हैव डन, तो यू कैन चेक इट आउट। क्या पब्लिक कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट ला सकती है? हाँ, ला सकती है। रिपीट क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं है, नो नीड टू वेस्ट टाइम। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अगेन सेम क्वेश्चन है, और आपको याद होगा ये भी हमने राइटिंग प्रैक्टिस में किया है कि इसने 5 लाख का एडहॉक लोन लिया और फिर 30 लाख का ये वाला लोन लिया। जो 5 लाख का लोन लिया वो डायरेक्टर की पर्सनल गारंटी पे लिया था। याद करो, इसका आंसर ये लिखा था कि डायरेक्टर
कि पर्सनल गारंटी इज नॉट द एसेट ऑफ द कंपनी, तो इसके लिए चार्ज क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। याद आ गया। फिर ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन बताओ, क्या एक्सप्लेनेशन सेक्शन का स्कोप बढ़ा सकती है या घटा सकती है? नहीं सर, इट इज ओनली टू क्लैरिफाई, इट इज ओनली टू क्लैरिफाई। अगला, श्री राम लिमिटेड इज अ स्टार्टअप कंपनी, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, बताओ क्या क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आएगा? आए हाय, सेक्शन 2 क्लॉज 40 फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, वो पांचों चीजें लिख देना। ये नया क्वेश्चन है एलएलपी का, ऑलरेडी वी हैव डन इन द राइटिंग प्रैक्टिस, तो इसमें भी कुछ नया नहीं है। प्रियम्बल कैसे यूज हो सकता है, अभी कराया मैंने तुमको, अभी हाल फिलहाल में राइटिंग प्रैक्टिस में देख लेना, ठीक है। जनवरी 25 का एग्जाम पेपर का पूरा वीडियो रिकॉर्ड करके अलग से अपलोड होगा चैनल पे। अंडर द कंपनीज एक्ट, रुको, सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट के प्रोविजन बताओ, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। अगर कंपनी को कोई डॉक्यूमेंट भेजा जाएगा तो कैसे भेजा जाएगा? स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, कुरियर या लिविंग एट द रजिस्टर्ड ऑफिस, वो सब लिखना है। और हाँ, ये वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में लिख देना लास्ट में, वो 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी विच इज अ स्टार्टअप, उसको अगर वो कैश फ्लो स्टेटमेंट ना भी बनाए तो चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक ऑडिटर अपॉइंट हुआ, वो वाली सर्विसेज नहीं दे सकता जो मना होती हैं, सेक्शन 144, कोई भी सात आठ सर्विसेज ऐसे लिख दो वाली, बुक कीपिंग, इन्वेस्टमेंट, एडवाइजरी वगैरह वगैरह, ठीक है, वो सारी चीजें पूछ रहे हैं। डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम एंड ऑल दैट। ये वाला क्वेश्चन याद है तुम्हें? अभी हाल फिलहाल में क्वेश्चन में कराया था मैंने तुमको, राइटिंग प्रैक्टिस में कराया था, नीलू चंद्रा वाला क्वेश्चन। ये भी जीसीए का क्वेश्चन है कि क्योंकि मैं तो फीमेल हूं और मेल जो डायरेक्टर है सिर्फ वही लायबल होगा, फीमेल थोड़ी लायबल होगी, ये वो वाला क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन है, मेल फीमेल से मतलब नहीं होता, जीसीए बोलता है मेल इंक्लूड फीमेल, मैस्कुलिन जेंडर ऑल्सो इंक्लूड द फेमिनिन जेंडर। सिमिलर क्वेश्चन एमटीपी 19 में पूछा हुआ है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं बता देता हूं एक बारी। 30 मेंबर प्रेजेंट हुए, जिसमें से 15 ने वोट करा फेवर में, 6 ने वोट करा अगेंस्ट में, 5 ने वोट करा इनवैलिड, इन्हें भगाओ। वोट हुए 15 फेवर वाले और 6 हुए अगेंस्ट वाले, तो टोटल वोट एक तरीके से 21 ही देखे जाएंगे। क्या 15 वोट जो है वो 6 वोट का 3/4 है, मतलब 3 टाइम्स है? सॉरी, नहीं है। इज 15 द 3 टाइम्स ऑफ 6? नो, तो मैं बोलूंगा एसआर पास नहीं हुआ है। चेयरमैन ने बोला कि रेजोल्यूशन पास हो गया, इनवैलिड है, एसआर पास नहीं हुआ है। उसके बाद यहां पे बोलता है नमस्ते लिमिटेड एक फॉरेन कंपनी है, उसने इंडिया में रांची में एक प्लेस ऑफ बिजनेस ओपन करा, अब उसको कुछ डॉक्यूमेंट भेजने हैं, बताओ किसको भेजें? इन्होंने, कलाकार है मैं बोल रहा हूं, आईसीआई इज, नमन है भाई, शत नमन। तुम एक तरफ आरटीपी रिलीज करते हो और तुम उसमें लिख देते हो अमेंडमेंट आ गई है, और यहां पर तुम आंसर लिखते हो पुराने वाले। बच्चा पागल होता रहे, पागल जिसे बोलते हैं। आरओसी कौन से को इंफॉर्मेशन जाएगी? दिल्ली को, दिल्ली को इंफॉर्मेशन जाएगी सर, बहुत बढ़िया। वहां पर ना अमेंडमेंट आ चुकी है, FC1 जो जाएगा ना 380 वाले सेक्शन में, वो सीआरसी को जाएगा, ठीक है। बाकी पूरी जगह पर अभी भी आरओसी न्यू दिल्ली है, बट यहां अमेंडमेंट आ चुकी है फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 380 हम आरओसी सीआरसी लेते हैं। मैंने जो तुमको राइटिंग प्रैक्टिस कराई थी, मैंने उस क्वेश्चन में लास्ट में चेक करो आरओसी दिल्ली लिख दिया है, बट उसमें मैंने कमेंट बॉक्स में उसी दिन पिन कर दी थी ये चीज कि फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 380 आपको आरओसी सीआरसी लेना होता है, आरओसी क्या बोलते हैं, दिल्ली नहीं लेना होता। सिर्फ 380 के लिए आरओसी सीआरसी होता है, सिर्फ सेक्शन 380 के लिए आरओसी सीआरसी होता है। वेयर इज आरटीपी? ये तुम्हारे टेस्ट चेक हो रहे हैं, आरटीपी कहीं रहा? ये अमेंडमेंट आरटीपी में डाली थी इन्होंने, ये रहा। फॉर द पर्पस ऑफ दैट ओनली आरओसी सब्सटीट्यूटेड बाय द आरओसी सीआरसी, ये रहा। 380 वाले केस में सिर्फ आपको आरओसी सीआरसी लेना होता है, FC1 गुड़गांव वाला, मानेसर वाला, ठीक है। और लास्ट में तो एकदम फुद्दू क्वेश्चन पूछा हुआ है फालतू, कोई भी 7 ऐसी परमिसिबल ट्रांजैक्शन बता दो जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन जो एक कौन कर सकता है? PRI कर सकता है। आए, ये तो लिस्ट है एकदम, ये तो बिल्कुल बोनस क्वेश्चन होगा, चॉकलेट क्वेश्चन, ये इजी है। लो जी, सो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड इन जस्ट 1 hour and 15 minutes। 15 मिनट मुझे लग रहा है शायद ये MTP 1 में लगे और 1 घंटा हमको MTP 2 में लगा था, ठीक है, ठीक है सर। सो दोनों MTP वी हैव डिस्कस्ड और सारे क्वेश्चंस टू द बेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट मैंने बता दिए तुमको। ये दोनों PDF टेलीग्राम में डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहां से आप जाकर ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। MTP 1 अगेन आई एम सेइंग दैट इट इज ओनली एंड ओनली जस्ट रिपीट ऑफ द क्वेश्चंस विद सम माइनर चेंजेस, बट MTP 2 इज अ मस्ट डू MTP, तो MTP 2 आपको जरूर कर लेना है। RTP मैंने ऑलरेडी रिकॉर्डेड डाल दिए, तो प्लीज उसको देख लेना, मैं उसका लाइव अब नहीं लूंगा, ऑलरेडी वो डली हुई है तो कोई सेंस नहीं बनती, उसमें पूरा समझाया हुआ है, तो एक बार RTP वहां से आप वीडियो देख सकते हो। RTP 25 का लाइव अभी नहीं होगा, RTP 25 की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो दैट यू कैन चेक, राइट सर। सो
मजा आया एकदम क्वेश्चन करके, ठीक है। चलो बढ़िया बढ़िया कमेंट मार देना एकदम फटाफट से, चैनल पे ठोक देना, और टाइम स्टैम्प्स डाल देना, लाइक मार देना, वीडियो को शेयर मार देना विद द फ्रेंड्स, एंड नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसा ऐसा कंटेंट तुमको और मिलता रहे, ठीक है सर। चलो और मिलेंगे किसी और नए सेशन के अंदर। अभी कनेक्ट रहना टेलीग्राम में, जो जो कुछ रहेगा तो मैं तुम्हारे लिए लाइव लेके आ जाऊंगा, ठीक है। बट अच्छे से पढ़ाई करो और मस्त एकदम निकालो पेपर, ठीक है। चलो सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा बाय बाय, एंड कीप वर्किंग वेरी वेरी हार्ड एज समवन समवेयर इज वेटिंग फॉर सक्सेस। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। कमेंट मार के जाना वरना। Yes, Virender will upload in the Telegram.